जाने से पहले दरवाजा पूरा लॉक करके जाना। इसको खुला रहने देना, मैं देखूंगी ना बाहर। जा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ही भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आ जाओ आ जाओ जल्दी। चल जा। यस। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको। आ गए, बढ़िया है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम कर रहे हैं अपना सीडीपी या यू कैन से साइकोलॉजी की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंदर मैं तुम्हें चैप्टर वाइज टॉपिक्स के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जो कि हर एक अपकमिंग एग्जाम के लिए, टीचिंग का आप कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम दो, सब में इक्वल काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक के। क्लास शुरू करने से पहले की बात मैं हमेशा बोलती हूँ, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। इंग्लिश में लिखे हैं कोई मतलब नहीं है, मैं एक एक लाइन हिंदी में बोलूंगी, हिंदी में लिखे होते तो इंग्लिश में बोलती हूँ। मैं दोनों तरीके से चीज समझा देती हूँ। हाँ, ये थोड़े ज्यादा बेटर हो जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश वालों को समझ आते हैं, हिंदी वालों को तो वैसे ही सब कुछ समझ आ जाता है, वो ग्रेट होते हैं। इंग्लिश वालों को थोड़ी सी हिंदी लिखी होती तो उनको लगता है हमें समझ नहीं आता, इसलिए इंग्लिश लिखी है, और हिंदी बोलने में तो बहुत ईजी होती है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट स्टेट द डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड टू टो। डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत है जो आपको बताता है कि जो विकास होता है उसकी जो गति होती है वो सिर से लेके पैर की तरफ होती है। तो कौन सा सिद्धांत है जो आपको इस बात के बारे में बताता है? तो सिंपल सी बात है भाई, बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन है, शैफ्लो-कॉडल। ठीक है, तो इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? शैफ्लो-कॉडल बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं मस्तिष्क अधोमुखी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क अधोमुखी, या फिर आपको हिंदी में एक वर्ड और लिखा मिलेगा, शिरोपादीय। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपको हिंदी में लिखा मिल सकता है। इसको हम बोलते हैं विकासात्मक। ठीक है, और ये तो स्किल्स होते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। आगे आएगा क्वेश्चन, फिर समझाऊंगी। तो आंसर यहां पर रहने वाला है आपका बी। चलो ट्राई करें मेरे साथ साथ उत्तर करने का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑन द पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास है उसका प्राथमिक सिद्धांत, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इमोशनल ग्रोथ, बच्चे का एक संवेगात्मक उसको विकास करना है। सोशल इंटरेक्शन, बच्चे का एक सामाजिक संपर्क उसको स्थापित करना है। ठीक है, मेंटल प्रोसेस, मानसिक संज्ञान बच्चे को आना चाहिए, या शारीरिक गति आनी चाहिए। तो आपको पता है पियाजे का सिद्धांत संज्ञान के ऊपर डिपेंड है, तो सीधी सी बात है, जो आपका मानसिक संज्ञान है, जो मेंटल प्रोसीजर है, उसके ऊपर जो है आपका डेवलपमेंट निर्धारित होना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर यहां पर सी रहने वाला है। ठीक है, हाँ, तो आंसर क्या रहने वाला है? सी रहने वाला है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्की, व्हाट इज द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोस्की के हिसाब से आपका जेडपीडी, समीप निकट दूरस्थ विकास क्षेत्र क्या है, आपको बताना है। द डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल, मतलब जो आपका वास्तविक ज्ञान होता है और जो आपने क्षमताओं से प्राप्त किया है उसके बीच का जो दूरी होता है वो होता है। ए चाइल्ड फिक्स एबिलिटी ऑफ लेवल, एक बच्चे का स्तर फिक्स होना निश्चित करना होता है। एक फिजिकल स्पेस ऑफ लर्निंग, मतलब एक शारीरिक जो है दायरा होता है। इमोशनल डेवलपमेंट एरिया या संवेगात्मक एरिया होता है। ठीक है, तो सबको पता है जेडपीडी, अब मैंने कई बार बता रखा, आपका जो ये आपका एक्चुअल है और ये आपका क्षमता वाला है, तो इनका जो बीच का क्षेत्र होता है वही क्या होता है भाई? जेडपीडी होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये रीट के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, मतलब रीट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, आज तक के चाइल्ड डेवलपमेंट के सारे रीट प्लस एस्टेट के एग्जाम में आए हुए। और इससे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट की एक वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पर, जिसमें मैंने अपनी बुक के सारे चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी करवा रखे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फाइन मोटर स्किल्स। आपको बताना है कि फाइन मोटर स्किल्स, इनको ध्यान से सुनना, ये दो हैं, एक है फाइन मोटर स्किल, एक है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल को हम बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है,
सूक्ष्म गतिक कौशल, मुझे ये तरीका ना सबसे बढ़िया लगा है पढ़ाने का, क्योंकि जब प्योर हिंदी में लिखा होता है तो इंग्लिश वालों को थोड़ा सा लगता है कि भाई इंग्लिश भाषा में हो, लेकिन ऐसे लिखने में हिंदी वालों को कभी भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हिंदी तो मैं लिख ही रही हूँ, साथ साथ बता रही हूँ, और हर एक वर्ड का हिंदी बोला जा रहा है, तो ये शायद ज्यादा इजी तरीका है। सूक्ष्म गतिक कौशल, और ये होता है स्थूल गतिक कौशल, ठीक है। तो और ये क्या होता है भाई? स्थूल गतिक कौशल। तो सिंपल सी बात है, स्थूल का मतलब होता है जिसके अंदर आपका एक्ट, आपके एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं भाई आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स। जैसे आपका कूदना, ठीक है, आपका चलना फिरना कूदना, ये आपके किसके होते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल के उदाहरण होते हैं। फाइन मोटर स्किल जिसमें आपको कम लगता है, मतलब जिसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। जैसे कि आप लिख रहे हो, लिखना लगा लो, तो ये जो लिखना होता है, दिस इज द फाइन मोटर स्किल। तो ये फाइन मोटर स्किल का उदाहरण होता है। जो लड़कियां मतलब काजल कुजल लगाती हैं, ये भी फाइन मोटर स्किल का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इसने पूछा है कि फाइन मोटर स्किल के अंदर क्या होता है? लार्ज मसल मूवमेंट, बड़ी बड़ी मसल्स का मूवमेंट होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स, तो सिंपल सी बात है, छोटी छोटी जो मसल्स होता है उनका मूवमेंट होता है फाइन मोटर के अंदर, है ना। और ये वो होता है सूक्ष्म, इसके अंदर क्या होता है भाई? ये आपकी बड़ी के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच फैक्टर इज लीस्ट लाइकली अफेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? बच्चे के बाल विकास पर सबसे कम, लिस्ट का मतलब होता है कम, बच्चे के बाल विकास में सबसे कम असर किस चीज का होता है वो आपको बताना है। सामाजिक आर्थिक स्टेटस, उसका सामाजिक आर्थिक स्टेटस क्या है? हाँ, रेखा लाइनर लगाना भी फाइन मोटर स्किल होता है, ठीक है, फाइन मोटर स्किल है ये। सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक, बिल्कुल भाई, सामाजिक आर्थिक स्तर आपका अफेक्ट करेगा। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस, आपके जो वंशानुक्रम वगैरह हैं, तो वो भी आपके विकास को अफेक्ट करती हैं, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। कल्चर, आपका जो सांस्कृतिक वातावरण है वो भी आपके विकास को इंपैक्ट करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन टीचर का जेंडर, अब मेरा जेंडर है, मैं लड़की हूं या लड़का हूं, तुम्हें उससे क्या ही फर्क पड़ता है? तुम्हें से पढ़ने से मतलब है, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ, तुम तब भी खुश हो। मैं नहीं पढ़ाती, शुरू से ही मैं एक लड़का होती, मतलब अचीवर एकेडमी की मैं मतलब मैं जनरल बता रही हूँ, शुरू से मैं एक सर होती और मैं तुम्हें पढ़ा रही होती, तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे जेंडर से तुम्हें पढ़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात अलग है कि अब तुम्हारी वाइफ जुड़ गई, तुम्हें ऐसे निशा शर्मा मैम ही अच्छी लगती होगी, है ना। अब निशा शर्मा सर होते तो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, बट वो अलग बात है। लेकिन टीचर का जेंडर आपको पढ़ाने पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे कम जो है आंसर रहेगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? बाल विकास का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? प्राइमरी रोल क्या होता है बाल विकास का? एस्टेट की डेट 11-12 है या नहीं है, मैं इसके बारे में अभी कुछ भी श्योर नहीं कहती। मैं चीजों पे वीडियो तभी बनाती हूँ जब मैं श्योर हूं, क्योंकि आपको पता है मैं कभी भी ऐसे वीडियोस बनाना पसंद ही नहीं करती हूँ। एक्सपेक्टेशंस ये हैं वो हैं, ठीक है। पेपर जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में ही होगा, ये तो सबको कंफर्म है। क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही डाउट है 11-12 वाली तारीख पे, बाकी तो कोई डाउट नहीं है। वीकेंड नहीं है, ध्यान से देखो, 11-12 की जो डेट है वो वीकेंड नहीं है मेरे ख्याल से। आज तक के इतिहास में 11-12 जनवरी 2025 डे मेरे ख्याल से वीकेंड नहीं है। वीकेंड है, सैटरडे संडे है, फिर तो हो सकता है। तो कल मुझे कौन बोल रहा था बुधवार वीरवार है? कुछ भी सैटरडे संडे ही तो है, पता नहीं। कल मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा कि 11-12 को क्या दिन है, तो मुझे कंफर्म किया गया कि बुधवार वीरवार है, सैटरडे संडे है। सैटरडे संडे है, फिर तो 11-12 को पेपर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि बुधवार वीरवार है चलो, फिर तो हो सकता है भाई, पेपर हो सकता है क्या? फिर तो होगा ही। एक्सपेक्टेशंस फिर सही है पढ़ लो तुम, 11-12 के हिसाब से पढ़ते रहो। सैटरडे संडे है तो फिर 11-12 ही कोई होगा पेपर। मैं तो अब तक सोच रही थी बुधवार वीरवार है, तभी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। पता नहीं, मैंने मेरे बच्चे से चेक करवाया था, किससे चेक करवाया था कि 11-12 को क्या तारीख है, तो मुझे कहा कि वीरवार शुक्रवार है या बुधवार वीरवार बताया, है ना। तो मैं अब गूगल पे वो दिखा रहा है 11-12 जनवरी 2025 को क्या है, कैलेंडर आया नहीं अभी 2025 का, देख लेना, बाद में देखेंगे, ठीक है। वीकेंड है तो 100% पेपर होगा,
फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि वीकेंड ना भी हो तो नेट की डेट ऑलरेडी फिक्स थी, तो इसकी वजह से भी इधर उधर हो सकता है। चलो छोड़ो, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आंखों देखी पर भरोसा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट? तो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो प्राइमरी रोल है आपको बताना, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एंटरटेनमेंट नो। फिजिकल ग्रोथ ओनली, सिर्फ शारीरिक विकास होना आपका, ठीक है। 11-12 को ही पेपर होगा आपका बेस्टेड का, पढ़ लो 11-12 के हिसाब से ही, क्योंकि कई बार नेट की डेट क्लैश हो जाती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट या रिड्यूसिंग स्ट्रेस, तो आपको पता है भाई चाइल्ड डेवलपमेंट का उद्देश्य होता है आपका ऑल अराउंड। जहां भी आपको होलिस्टिक शब्द दिखे ना, तो इसका मतलब होता है बच्चे का एक सारा संपूर्ण विकास। तो सीधी सी बात है, आंसर यहां पर रहने वाला है सी, ठीक है। हाँ चलो, एग्जाम डेट आउट होगी तो अब तुम्हारा ये हाल हो रहा होगा कि क्वेश्चन सारे भूलते जा रहे होगे। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द साइको एनालिसिस? आपको बताना है मनोविश्लेषणवाद के पिता कौन है। तो साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण शब्द जहां भी आ जाए तो इसके पिता आपके पता है सिगमंड फ्रायड है। मनोसामाजिक विकास के पिता आपके एरिक एरिक्सन हैं। संगठनात्मक के जीन प्याजे हैं, और सामाजिक सांस्कृतिक के आपके वाइगोस्की हैं। नेक्स्ट है, विच थ्योरिस्ट एम्फेसिस द रोल ऑफ कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस मोटिव? कौन सा सिद्धांत है जो अचेतन मन के बारे में बताता है, अचेतन के बारे में काम करता है? तो अचेतन मन के बारे में भी जो सारे काम बताता है वो कौन बताता है भाई? फ्रायड। फ्रायड ने ही कहा था कि कुल ह्यूमन माइंड मान लो अपना 10 है तो उसका 9 हिस्सा तो आपका अनकॉन्शियस माइंड ही है, तो उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया है सिगमंड फ्रायड ने। मतलब बर्फ की चट्टान से कंपेयर किया था ह्यूमन माइंड को, और बर्फ की चट्टान का सारा परसेंटेज मतलब ऐसे उसके अंदर है, ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है वो आपका कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ द प्ले इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन प्लेइंग सेपरेटली ऑफ नियर ईच अदर? ये कह रहा है कि किस प्रकार का खेल है जिसमें बच्चा अलग थलग खेलता है लेकिन नियर ईच अदर, लेकिन एक दूसरे के साथ साथ खेलता रहता है। मतलब खेलता तो अपने आप में ही है लेकिन एक दूसरे के साथ साथ सेट करता है खेल को। तो वो किस प्रकार का विकास है आपको बताना है। कोऑपरेटिव प्ले, कोऑपरेटिव में तो क्या होता है वो एक दूसरे के साथ खेल रहा है। यहाँ पर कैसे है भाई, मैं तो खेल रहा हूं लेकिन साइड में देख रहा हूं मैं ये क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा इनसे मतलब नहीं है, बस मैं देख रहा हूं साइड में ये क्या कर रहे हैं बट मैं इनसे ज्यादा लिंकअप नहीं कर रही हूं। तो कोऑपरेटिव तो नहीं कर रही हूं मैं, है ना, सहयोगी तो नहीं कर रही हूं। एसोसिएटिव का मतलब होता है सहायक, कि एक चीज दूसरे को सहायता प्रदान करे, टीचर बच्चे को सहायता दे रहा हो या कुछ इस तरीके का, ऐसा भी कुछ नहीं है। सॉलिटरी का मतलब होता है बिल्कुल अकेला, मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो पैरेलल का मतलब होता है भाई साइड बाय साइड, ये भी कर रहे हैं मैं भी कर रही हूं, कोई बात नहीं। तो आंसर क्या रहेगा भाई, बी रहेगा। नेक्स्ट है, विच स्टेज ऑफ फ्रायड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट फोकस ऑन द ओडिपस कॉम्प्लेक्स? सिगमंड फ्रायड की कौन सी अवस्था होती है जिसके अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात कही गई है? तो वो सिगमंड फ्रायड की कौन सी अवस्था है आपको बतानी है। तो सिगमंड फ्रायड की जो अवस्था है जिसके ऊपर बात की गई है, कोई बात नहीं, स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएंगे अब लास्ट, अभी रुको एक बार, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आते स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स के लिए मतलब आपको बताना है कौन सी अवस्था में आता है। तो सिगमंड फ्रायड की जो तीसरी अवस्था होती है जिसको लैंगिक अवस्था कहा जाता है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड की तीसरी अवस्था जिसको हम लैंगिक अवस्था हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फैलिक अवस्था। ओरल स्टेज जिसको मुखा अवस्था बोलते हैं, पहली अवस्था होती है। अनल स्टेज जिसको गुदा अवस्था बोलते हैं, दूसरी अवस्था होती है। जेनेशियल स्टेज जिसको पांचवी अवस्था बोलते हैं, और चौथी बीच में आपकी होती है लेटेंसी स्टेज, ठीक है, जिसको अव्यक्त अवस्था बोलते हैं, अव्यक्ता अवस्था बोलते हैं। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आपको बहुत बार बताया हुआ क्वेश्चन है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि एक मेल जो होता है, मेल चाइल्ड, वो अपनी मदर के लिए अट्रैक्ट होता है, ठीक है, दिस इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा के अंदर एक फीमेल चाइल्ड अपने फादर के लिए अट्रैक्ट होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स का जो फील है वो सिगमंड फ्रायड की तीसरी अवस्था के अंदर आ जाता है। द नेम ऑफ दैट स्टेज इज फैलिक स्टेज। सिगमंड फ्रायड से भी क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में 100%, ठीक है। आज तक तो कोई पेपर ऐसा हुआ नहीं है कि सिगमंड फ्रायड से क्वेश्चन ना आया हो। तो आंसर यहां पर रहेगा आपका बी रहने वाला। ओडिपस कॉम्प्लेक्स कैसे बना था आपको पता ही होगा। ग्रीक में ओडिपस नाम का एक लड़का था, मतलब ओडिपस रेक्स, आप इंग्लिश लिटरेचर वालों को पता होगा, सोफोक्लीस की ट्रेजेडी। तो उसको राजा को एक बेटा हुआ जिसका नाम था ओडिपस। तो उसने अपने बेटे का फ्यूचर दिखाया। तो राजा को बोला गया कि तेरा बेटा ही तुझे मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, मतलब ऐसा कहा गया राजा को। तो राजा को लगा यार ये तो गलत है, राजा ने उसको निकाल दिया, ठीक है, भाई देश निकाला दे दिया कि ऐसा थोड़ी ना होगा, यहाँ रहेगा ही नहीं तो माँ से प्रेम कैसे होएगा इसको, ठीक है। ये हर तरीके का अट्रैक्शन हो सकता है, फिजिकल सेक्सुअल सभी अट्रैक्शन, हमारे इंडिया में कॉमन नहीं है बट विदेशों में बहुत कॉमन है। तो फिर उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसने उसको बाहर निकाला दे दिया।
लेकिन कहते हैं राजा एक दिन गया हुआ था कहीं, मतलब अपने शिकार पे या कुछ भी किसी भी तरीके से, तो राजा के ऊपर हमला हुआ, तो एक बहुत सुंदर से युवा ने आके राजा की जान बचा दी। तो राजा ने कहा भाई तू तो बहुत जबरदस्त युवा है, तेरे को तो मैं अपने नगर में लेके चलता हूं। ध्यान आ रहा है ये सीन किस फिल्म से रिलेट कर रहा है? डीडीएलजे फिल्म से, है ना। शाहरुख खान ने उसके काजोल के फियोन्सी को बचा लिया और वो कहता चल मैं तेरे को अपने घर ले चलता हूं। तो सेम यही चीज हुई भाई। तो वो क्या है, उसको अपने घर ले आया, और जैसे ही वो घर आता है युवा जवान सुंदर, तो रानी उससे अट्रैक्ट हो जाती है बहुत ज्यादा, और वो रानी से अट्रैक्ट हो जाता है, और फिर वो प्लान कर लेते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। और वो अपने बाप को, मतलब वो उसका बाप ही तो होता है, तो वो उसको मार देता है, मतलब वो वही लड़का होता है सेम ओडिपस। फिर वो उसको मार देता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। बट जब उनको पता चलता है बाद में कि सब लोग कहते हैं ये तो भविष्यवाणी थी ऐसी ऐसी ऐसी, और फिर जब बैक गियर में गाड़ी आती है, रिवर्स की जाती है सारी बातें, तो पता लगता है कि ये तो सेम वही लड़का था, ठीक है, वही युवा था। और फिर उसको बहुत रिग्रेट होता है, वो अपने आप को भी मार लेता है कि भाई मैंने अपने पिता को मारा, मैंने ऐसा किया। और तब से ये कॉम्प्लेक्स जो है फेमस हो गया, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाँ, और वो खुद को भी मार लेता है फिर। ये ट्रेजेडी लिखी है पूरी इंग्लिश में सोफोक्लिस ने। व्हाट इज अ मेटा कॉग्निज्म? मेटा संज्ञान क्या होता है? तो मेटा जो कॉग्निज्म होता है, मेटा कॉग्निज्म क्या होता है भाई? अवेयरनेस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट एंड प्रोसेस। मेटा कॉग्निज्म होता है जब आप अपनी थिंकिंग के लिए अवेयर होते हो, जागरूक होते हो कि भाई मैं किसी चीज के लिए क्या सोच रहा हूं, मैं किसी चीज के लिए क्या सोचती हूं, मेरे उसके बारे में क्या थॉट प्रोसेस है। तो किसी भी चीज के लिए आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है, तो उसको हम बोलते हैं मेटा कॉग्निज्म। ओके, शॉर्ट डालेंगे, आज का डाला नहीं है, आज डालेंगे। तो आंसर यहां पर रहेगा ए। शॉर्ट सेक्शन जरूर विजिट किया करो, शॉर्ट में भी मैं हमेशा एक क्वेश्चन करवाती हूं, लगभग डेली एक डालती हूं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ द हेरिडिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट? बाल विकास के अंदर हेरिडिटी, वंशानुक्रम का क्या योगदान है? वंशानुक्रम का क्या योगदान है? ये आपके जो आपके अंदर कोई गुण होते हैं, कोई ट्रेट होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, उनको निर्धारित करते हैं, मतलब किसी भी तरीके के गुण होते हैं उसको निर्धारित करता है। इन्फ्लुएंस फिजिकल ट्रेट्स, आपके शारीरिक जो गुण होते हैं उनको निर्धारित करता है। इंपैक्ट, बुद्धि के ऊपर असर डालता है ये। या कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट, या विकास की सभी अवस्थाओं को कंट्रोल करता है। तो आपको पता है हेरिडिटी जो होती है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, उसका क्या रोल होता है हेरिडिटी का? हेरिडिटी आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपके शारीरिक जो थिंकिंग होती है, जो शारीरिक ट्रेट्स होते हैं, उसमें हेरिडिटी क्या करती है? मतलब आपको इंपैक्ट करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल? पहले हमने फाइन मोटर स्किल का किया था, यहां पर ग्रॉस मोटर स्किल का है। तो ग्रॉस मोटर स्किल राइटिंग, तो लिखना फाइन मोटर स्किल है, आपको पता है। कटिंग विद द सीजर, कैंची से काटना छोटी छोटी टुकड़ों में, ये भी आपका फाइन मोटर स्किल है। वेरी गुड, ये जो भी बच्चा कह रहा है मैंने हरियाणा जी की पूरी कर ली, शाबाश। सहे SR शाहरुख सिनेमा। रनिंग या ड्राइंग, तो रनिंग आपका क्या हो जाएगा भाई? रनिंग आपका क्या हो जाएगा? आपका फाइन ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बैड स्पोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कौन सी एक्टिविटी है जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में सबसे ज्यादा बता रही है? आपको वो एक्टिविटी बताना। किताबें पढ़ना, बाहर जाकर खेल खेलना, सो जाना, या टीवी देख लेना। तो दिमाग, टीवी देखने में थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन क्या है, टीवी देख रहे हो, मजे ले रहे हो, सो रहे हो भाई। सोना तो जिंदगी में मतलब एक ऐसी अजब कहानी है जिसको तो वही बंदा फील कर सकता है जिसको सोने का शौक हो। मेरे हस्बैंड जैसे इंसान फील ही नहीं कर सकते कि सुबह सोना होता क्या है। मतलब मुझे जिंदगी में सुबह सोना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मैं ऐसे पागलों की तरह वेट करती हूँ कब इनकी छुट्टी होएगी, क्योंकि आपको पता बच्चों के लिए टिफिन बनाना, सुबह उठना पड़ता है ना। और वो एक अलग बात है, वो हमें अच्छा भी लगता है। बट मैं जनरल बता रही हूँ कि मुझे छुट्टी का इतना इंतजार रहता है ना, भयंकर तरीके से, कि मुझे उस दिन सोने को मिल जाता आराम से। तो मेरे हस्बैंड जब मुझे कभी भी मैसेज भेजते हैं ना, उनके स्कूल की हॉलीडेज का लिस्ट आता है, तो स्कूल से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे और उस मैसेज के नीचे पता क्या लिखते हैं? निशा के सोने के दिन। तो वो फील नहीं कर सकते, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो भाई सोना बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है। बट यहाँ पर संज्ञान, आपका दिमाग सोने में नहीं लगता है, मेरा लगता है, आपका पढ़ने में दिमाग लगेगा। तो पढ़ोगे तो आपका दिमाग लगेगा। तो रीडिंग जो एबिलिटी होती है वो संज्ञान है। मुझे पूरी रात जगा लो उल्लू की तरह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे सुबह ना उठाओ। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म्स
प्लास्टिसिटी इज चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो एक मतलब लोचनशीलता होती है वो क्या होती है, जो लोचनशीलता होती है वो क्या होती है, वो रिजिड इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर आप रिजिड का मतलब होता है टस से मस ना होना, वैसे के वैसे। तो लोचनशीलता क्या होगी भाई, जब आपके अंदर परिवर्तन हो जाएंगे तभी तो लोचनशीलता होगी। ठीक है, फिक्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को फिक्स करना। ठीक है, एबिलिटी अडेप्ट द चेंजेस, चेंजेस को अडेप्ट कर लेना। एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, तो आपको पता है लोचनशीलता का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना समायोजनशीलता टाइप में। तो जैसे आप वातावरण में हो आप वैसे ही एडजस्ट कर लेते हो। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम एडजस्ट नहीं करते, मुझे सोना पसंद है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं 6:30 बजे टिफिन नहीं पैक कर देती हूँ जब मेरे बच्चे 7 बजे जाते थे। तो पसंद होना अलग बात है, बट हमारे अंदर एबिलिटी है, एप्ट कर लेते हैं सभी परिवर्तन को। यदि भाई हस्बैंड को 5 बजे जाना है तो 5 बजे भी फर्स्ट क्लास खाना तैयार करेगी निशा, वो एक अलग बात है। तो ये चीज हमारे अंदर है, तो इसको हम बोलते हैं सी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सी। नेक्स्ट है द क्रिटिकल पीरियड इन डेवलपमेंट रेफर्स टू। डेवलपमेंट में जो क्रिटिकल पीरियड है, आपको पता जो क्रिटिकल पीरियड का मतलब क्या होता है, एक सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, मतलब एक सेंसिटिव पीरियड। अरे भाई कितनी बार मैसेज करेगा, हरियाणा जी के कंप्लीट होगी, शाबाश, दोबारा मत मैसेज कर दियो। अब कितनी बार मैसेज कर लिया तूने ये है, सारी क्लास ने पढ़ लिया कि तूने हरियाणा जी के कंप्लीट कर ली। ठीक है, और मैंने शाबाशी भी दे ली। क्लास शुरू हुई है तब से मैसेज कर रहा है, अब तक मैसेज कर रहा है। अगला मैसेज ये आना चाहिए मेरे स्टेट में 90 से ऊपर नंबर बन गए, उसके पहले मैसेज ना करियो। अब ए टाइम ऑफ इलनेस, मतलब बीमारी का टाइम होता है क्रिटिकल पीरियड। ए सेंसिटिव टाइम ऑफ सर्टेन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का एक सर्टेन जो टाइम होता है। ए टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ, जल्दी जल्दी ग्रोथ जो होती है, या किसी भी एंड का स्टेज। तो क्रिटिकल पीरियड का मतलब होता है किसी भी चीज का एक सेंसिटिव जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा भाई, आंसर आपका बी रहने वाला है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, बी रहने वाला है। मेरी बुक की सारी प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं। नेक्स्ट है द टर्म लर्निंग बाय डूइंग, कर कर सीखना। ये टर्म्स किसने दी थी, करके सीखने की जो टर्म है वो किसने दी थी। ठीक है, मेटाकॉग्निज्म, और ये जो कॉग्निज्म है इसके ऊपर आज एक शॉर्ट बनाऊंगी, क्योंकि हर रोज शॉर्ट का टॉपिक मुझे क्लास से ही निकालती हूं मैं। तो आज का शॉर्ट का टॉपिक यही रहेगा, कॉग्निज्म, संज्ञान, अधिसंज्ञान, मेटा संज्ञान। आज की शॉर्ट का यही टॉपिक रहेगा, इस क्लास के जस्ट बाद बनाऊंगी। ठीक है, तो करके सीखना किससे संबंधित है भाई, आपको पता है ये आपका जॉन डीवी से संबंधित है। चलो नेक्स्ट है वृद्धि क्या होती है। वृद्धि आपकी क्या होती है भाई, आपकी गुणात्मक होती है। वृद्धि आपकी गुणात्मक होती है, वृद्धि आपकी परिमाणात्मक होती है, या संवेगात्मक होती है, या सामाजिक होती है। ठीक है, तो भाई जो वृद्धि होती है तो वो क्या होती है, आपको पता है जो वृद्धि होती है वो क्या होती है भाई, वो आपकी परिमाणात्मक होती है। मतलब क्या होती है, परिमाणात्मक, क्योंकि वृद्धि को आप गिन सकते हो, माप सकते हो। क्वालिटिव, और जो विकास होता है वो परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, वो पूछ रहा है कि हरियाणा जी के कंप्लीट हो गई क्या, मुझे लगा वो बार बार कह रहा है कि मैंने कंप्लीट कर ली। भाई बहुत कंप्लीट हो रखी है, करंट अफेयर को छोड़ के सारी कंप्लीट है। ठीक है, चैनल पे भी देख सकते हो आप। तो आंसर रहेगा यहां पर बी। मुझे लगा कॉपी पेस्ट कर रहा कमेंट को लगातार। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्रोथ द मोस्ट। कौन सा फैक्टर है जो आपकी ग्रोथ को, आपकी वृद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो वो फैक्टर आपको बताना है। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट ही करेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। आपकी ग्रोथ को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा, आपका हेरिडिटी, आपका वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण ही आपकी ग्रोथ को सबसे ज्यादा क्या करते हैं भाई, प्रभावित करते हैं। तो आंसर रहेगा यहां पर ए। हाँ, रीट का करवाएंगे सब कुछ, रीट का पेपर फरवरी में एस्टेट हो जाने दो, पहले 11-12 जनवरी को सकरात मना लेने दो, इनको फिर करवाएंगे। व्हाट इज द प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ द फिजिकल ग्रोथ। शारीरिक ग्रोथ का सबसे पहला आपको कौन सा साइन है जो कि शारीरिक वृद्धि का दिखाई देगा। हाइट का बढ़ना और वेट का बढ़ना, आपके इमोशंस का बढ़ना, आपकी उपलब्धियों का बढ़ना, आपकी बुद्धि का बढ़ना। तो आपको पता ग्रोथ का साइन क्या है, ग्रोथ का साइन यही है। ओ भाई तू तो बहुत लंबा हो गया यार, तो यही आपकी क्या है, ग्रोथ का साइन है। तो आंसर रहेगा यहां पर ए। ठीक है, आंसर रहेगा ए।
नेक्स्ट है ग्रोथ इन चिल्ड्रन इज द फास्टेस्ट ड्यूरिंग द विच एज, बच्चे की कौन सी अवस्था होती है जिसमें सबसे ज्यादा उसकी क्या होती है भाई, ग्रोथ होती है, उसकी वृद्धि। वृद्धि सबसे ज्यादा किस एज में होती है, तो वृद्धि जो है सबसे ज्यादा किस एज में होती है भाई, आपकी शैशव अवस्था के अंदर। क्योंकि आपको पता है एक चूजा सा बच्चा पैदा होता है और वो सही बन जाता है, तो शैशव अवस्था के अंदर जो इन्फेंसी होती है उसके अंदर आपका जो शारीरिक विकास होता है वो सबसे ज्यादा तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो ग्रोथ इज द चिल्ड्रन इज द फास्ट, और जो आपका वो होता है क्या बोलते हैं मानसिक विकास, वो आपका बाल्यावस्था के अंदर सबसे ज्यादा होता है, और जो आपका सामाजिक संवेगात्मक विकास होता है वो आपका किशोर अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो वृद्धि होती है वो इन्फेंसी में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस ग्रोथ, आपकी किशोर अवस्था की ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किशोर अवस्था में ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज गति से हो रहा है, आपका संज्ञानात्मक विकास डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन नहीं होता, किशोर अवस्था में संज्ञान भी बढ़ता है बच्चे का, सोशल विड्रा, समाज से कट जाते हो, समाज में कनेक्ट होते हो, कटते नहीं हो, इमोशनल स्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं होते, आपके जो संवेग होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में तो आपको पता ही होगा संवेगों की क्रांति, जब भी आपको ये शब्द मिले भयंकर क्रांति चल रही है तो समझ लेना वो आपके टीनेजर्स बच्चों में है ना। तो ये आपका टीनेजर की, तो तीनों ही टीनेजर की क्वालिटी नहीं है, तो हम यहां पर कहेंगे रैपिड फिजिकल। अब आप कहोगे मैडम फिजिकल तो इन्फेंसी में हो रही थी, यस, क्वेश्चन को ध्यान समझना, सबसे ज्यादा जो आपका शारीरिक विकास है वो किस अवस्था में होता है, शैशव अवस्था के अंदर। मानसिक विकास किस में होता है, बाल्यावस्था। लेकिन किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है दोबारा से जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी विकास फिर से गति पकड़ लेते, गति में हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ स्टेट द ग्रोथ ऑक्योर्स इन द हेड टू डाउन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सिर से पैर तक, शैफियोकॉर्डल, दोबारा नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल, समीप दूरस्थ विकास। ठीक है, समीप दूरस्थ विकास किस बात को दिखाता है, हाँ, स्टैनले होल का संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, बिल्कुल। तो ये आपको बताना है भाई कि प्रोक्सिमो डिस्टल जो ग्रोथ है वो रेफर करती है, तो दो ही है, आपको पता है दिशा के दो ही सिद्धांत हैं, एक सिर से पैर वाली है और एक क्या है समीप दूरस्थ विकास। तो ये क्या है सेंटर से नीचे की तरफ। ठीक है, सेंटर से बॉडी के आउटवर्ड, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा भाई, बी रहेगा। ये दोनों विकास के तो याद ही कर लेना, हर बार एक क्वेश्चन यूं ही आ जाता है, मतलब फ्री का नंबर मिल ही जाता है बच्चों को ये वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस अवस्था में जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, तो आपने पढ़ा होगा 6 वर्ष की अवस्था तक आपका 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो 6 वर्ष की अवस्था तक आपका 85% दिमाग जो है डेवलप हो जाता है। देख लो 6 साल के बच्चे ही सारे सही हो जाते हैं, उनका जो दिमाग का डेवलपमेंट है ब्रेन का वो 6 साल तक हो जाता है। ऑप्शन में नहीं है 6, 5 इज ओके। ठीक है, क्वेश्चन हरियाणा स्क्रीनिंग HSSC TGT के अंदर भी आया था। ठीक है, तो 5 वर्ष ऑप्शन में मिले तो 5 कर देना। NEP कहती है आजकल कि 5 वर्ष तक बच्चे का, वैसे 6 वर्ष है, 6 वर्ष तक बच्चे का 85% डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, 6 वर्ष ऑप्शन में नहीं है तो 5, मान लो ऑप्शन में दोनों आ जाए, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, तो क्या करोगे भाई, तो ऐसी सूरत में आप 6 वर्ष कर देना, क्योंकि हाँ NEP के डॉक्यूमेंट में 6 वर्ष ही लिखा है। ठीक है, 6 वर्ष तक बच्चे का 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास क्या है, एक दूसरे के संबंधित है लेकिन डिफरेंट हैं, एक दूसरे के जैसे हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं, या रैंडम होते रहती हैं। तो आपको पता है इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है लेकिन एक दूसरे से अलग हैं। अलग कैसे हैं, क्योंकि ग्रोथ के अंदर तो सिर्फ आपका फिजिकल एस्पेक्ट होता है और डेवलपमेंट के अंदर तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, तो एक दूसरे से अलग हैं बट एक दूसरे से संबंधित भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वृद्धि को, वृद्धि को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा है, परिवार है, शिक्षा है, या आपके साथी संगी हैं, या जीन्स है। तो आपको पता है वृद्धि किस पर आधारित होती है, आपके जीन्स पर आधारित होती है। आज गया नहीं तू, अंदर क्यों बैठा था, मैंने देखा तेरे को आते हुए। नमस्ते बेटा, जाओ दोनों और दरवाजा बंद करके जाओ और फोन यहाँ चार्जिंग में लगा के चला जा। गेट बंद करके जाना, मैंने तेरे को आते हुए देखा था, और ये फोन चार्जिंग लगा के चले जाना, गेट बंद करके जाओ। क्लियर। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ द चिल्ड्रन,
बच्चों के विकास को निर्धारित करने वाली जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है भाई? तो ये आपकी प्यूबेटरी ग्लैंड होती है जो कि विकास को दिखाती है, जैसे किशोर अवस्था में जो चेंजेस होते हैं हार्मोन्स, तो प्यूबेटरी ग्लैंड होती है जो आपके विकास को दिखाती है। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रोथ है जो किशोर अवस्था की प्राइमरी स्टेजेस के अंदर आ जाती है? किशोर अवस्था की शुरुआत में कौन सा ग्रोथ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? शारीरिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और एकेडमिक रूप से बच्चा स्ट्रेस ले लेता है, या पैटर्नल प्रेशर या माँ बाप का प्रेशर उसके ऊपर हो जाता है, या हार्मोन्स चेंजेस। आपको पता है जब किशोर अवस्था के अंदर बच्चा एंट्री करता है तो सबसे ज्यादा हार्मोन्स में परिवर्तन होता है उसके, और उसकी शक्ल बदलने लग जाती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है। पहले इतने छोटे छोटे से लगते हैं बच्चे और अब हम हमारे साथ खड़े हुए तो हमसे भी बड़े लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भाई किस में होता है? ये इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटिव, परिमाणात्मक ग्रोथ का उदाहरण कौन सा है? परिमाण जिसको मापा तोला जा सकता है। तो नॉलेज आपका बढ़ रहा है, आपका ज्ञान वृद्धि हो रहा है, तो आप माप तो नहीं सकते ना। और डिसीजन मेकिंग भी आपका डेवलपमेंट से संबंधित है, सोशल। लेकिन आपका वेट गेन हो रहा है तो हम रोज माप लेते हैं, कभी तो बहुत बढ़िया तरीके से कम हो जाता है, कभी देखा जाए 4 जलेबी खा के 2 बर्गर खा के 4 किलो बढ़ा पाता है। ये बता क्या स्ट्रेटजी होगी वेट की? ठीक है, तो आंसर यहाँ, मैं तो दुखी हो लगी मैं ना बहुत सही वेट कम कर लेती हूँ और फिर मेरे को खाने का बहुत शौक है भाई। मैं मतलब बिना खाए रह ही नहीं सकती, आई कांट डाइट, मैं डाइट नहीं कर सकती हूँ फॉलो। और मतलब मैं खुश हो जाती हूँ 3-4 किलो वजन घट गया, और फिर ये 3-4 शादी आ जाती है, फिर देखती हूँ ओहो 5 किलो बढ़ गया, चलता रहेगा। ठीक, आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? आपको बताना है ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो अंतर बताना है। ग्रोथ फिजिकल होती है, वृद्धि शारीरिक होती है भाई, बिल्कुल होती है। डेवलपमेंट आपकी संपूर्ण होती है, ओके। डेवलपमेंट संपूर्ण होती है, बिल्कुल होती है भाई, सही है। ठीक है, ग्रोथ कंटिन्यू होती है, ग्रोथ कंटिन्यू नहीं होती, एक टाइम तक आकर रुक जाती है। ठीक है, एक टाइम तक आकर रुक जाती है। ओके पिंकी, करवा देंगे टीचिंग मेथड भी, जो पेडागोजी क्लास करवाती हूँ उसके अंदर ऑटोमेटिक टीचिंग मेथड्स आ जाते हैं, और जो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं इसके अंदर एक क्लास एक दिन टीचिंग मेथड की ही ले लेंगे। ठीक है ना, तो ग्रोथ कंटिन्यू होती है भाई, बिल्कुल होती है ना, नहीं होती है, क्योंकि ग्रोथ एक निश्चित टाइम पर आकर रुक जाती है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। ग्रोथ संपूर्ण नहीं होती है, सिर्फ फिजिकल होती है। और ये डेवलपमेंट के तो सीधी सी बात है, आंसर 1 क्या है भाई? सही उत्तर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रोथ? वृद्धि के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये अनडायरेक्शनल होती है, इट इज, इसकी कोई दिशा नहीं होती भाई। वृद्धि की दिशा है, अपनी किसी भी दिशा में जाती है, चाहे लंबाई की दिशा में चाहे किसी भी दिशा में। इट कैन रिवर्स, इसको उल्टा पुल्टा किया जा सकता है। इट स्टॉप आफ्टर प्यूबर्टी, ये एक निश्चित अवस्था पर आकर खत्म हो जाती है, और ये हर किसी में सेम होती है। तो आपको पता है एक निश्चित अवस्था पर आकर वृद्धि, लगभग बच्चे की 18 साल तक जो है बेसिकली चीजों की जो वृद्धि होनी होती है अंगों की, वो हो जाती है। बाद में ये बात अलग है कि पूरी उम्र वो वेट तो इधर से उधर होना एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो एक स्ट्रक्चर है, एक हाइट है, वो सब हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है आपको ध्यान रखना है। हाँ, नेक्स्ट है, द टर्म प्यूबर्टी एसोसिएटेड विद, तो ये किससे संबंधित है भाई? ये आपकी किशोर अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, ब्रेन का ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, ये अभी हमने करा था, 6 वर्ष तक की अवस्था में ब्रेन का ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, तो हम कहेंगे यदि अवस्थाओं की बात पूछे तो अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड तक जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है भाई? आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड तक। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, अर्ली चाइल्डहुड तक ब्रेन डेवलपमेंट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े बढ़िया बढ़िया से हैं, डिफरेंट से हैं थोड़े से, देखते हैं इनको भी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समान आयु के बच्चों में आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति, अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। मतलब समान से बच्चे होते हैं लेकिन उनकी सभी बातों में बहुत अंतर होता है। तो इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होगी? तो विद्यालय इस संदर्भ में क्या करेगा? ठीक है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, कि विद्यालय ये सुनिश्चित करे कि हर बच्चे की जो क्षमताएं हैं उनके हिसाब से उनको अवसर मिले। बच्चों के आकलन के लिए नियम बना दे, सुनिश्चित करे कि शिक्षक एक स्टैंडर्ड दे और पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें, या सभी बच्चों का विकास एक ही तरीके से करे। तो सिंपल सी बात है, विद्यालय ये निर्धारित करेगा भाई, सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को उनकी सिस्टम के हिसाब से चीजें समझाया जाए। तो आंसर होगा 1।
किताबों में तो मतलब इतना अच्छा लगता है जैसे स्कूल ये वो सब, असली में क्या सच में इतना बच्चों पे ध्यान दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास जो है एक सिक्वेंशियल होता है, सीक्वेंस में होता है। हाँ भाई, विकास मतलब सिस्टमैटिक ही होता है, थोड़ा सिस्टमैटिक पैटर्न होता है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे होता रहता है, टाइमली विकास होता रहता है। विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। जन्म के समय विकास निर्धारित नहीं होता, मतलब जन्म से मृत्यु तक चलता है, ये बात अलग है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ठीक है। विकास धीरे धीरे होता रहता है, ठीक है। क्रमिक होता रहता है, ठीक है। मतलब विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। मतलब क्रमिक का मतलब क्रम से चलता है, जैसे एक सीक्वेंस में चलता है, विकास क्रमिक होता है, हमने पढ़ा है। तो लेकिन विकास की गति स्टिक एकदम सही निर्धारित हो जाती है जन्म के समय, ऐसा कुछ नहीं है। जन्म के समय बच्चा कुछ और लगता है, बाद में कुछ और लगता है, फिर कुछ और लगता है, स्ट्रिक्ट निर्धारित नहीं हो पाती भाई। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपको बताना है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिमाणात्मक के साथ गुणात्मक प्रक्रिया भी है, खाली परिमाणात्मक तो है ही नहीं। आगे देखते हैं। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, मैच्योरिटी और लर्निंग पर आधारित होता है, बिल्कुल होता है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है और फिर बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। तो आंसर क्या रहेगा यहां पर? आंसर रहेगा ए, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था गोल्डन एज कहा जाता है। बहुत सारी किताबों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि गोल्डन एज किशोर अवस्था है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन गोल्डन एज किशोर अवस्था नहीं है, ठीक है। गोल्डन एज कौन सी है भाई? आपकी बाल्य अवस्था है, आपको ध्यान रखना है। तो गोल्डन एज आपकी क्या है? आरबीडी की प्रिपरेशन ऑलरेडी आरबीडी वाली बुक के सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूं अपनी बुक के, तो ये ध्यान रखेंगे। आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगा किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था वैसे सुनहरी अवस्था है भाई, मतलब बच्चे ऐसे सपने लेते हैं, गोल्डन हवा में उड़ते हैं, है ना, प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की, लेकिन सही मायने में चाइल्डहुड इज अ स्ट्रेस फ्री एज। तो यही गोल्डन अवस्था है फिलहाल साइकोलॉजी के हिसाब से। पहले होता था सुनहरा काल, जवानी आ गई भाई तेरे, तो गोल्डन गोल्डन एज आ गई जवानी, लेकिन अब वो जवानी दुखी करती है, बहुत सारी जिम्मेवारियां लाती है। तो साइकोलॉजी कहती है भाई छोड़ो किशोर अवस्था को, गोल्डन एज। अब हम जितने भी पेपर लेते हैं उसके सही उत्तर हम चाइल्डहुड मानेंगे। और ये क्वेश्चन एसटेट, रीट, यूपी टेट, सी टेट सब में आ चुका है। सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? तो भाई कौन सी अवस्था है जिसके अंदर आप अपने पीयर प्रेशर में होते हैं? बच्चे जो बोलते हैं मतलब आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हो। तो आपको पता है प्रारंभिक किशोर अवस्था, जब किशोर अवस्था शुरू होती है, नए नए चूजे जब बाहर निकलते हैं, तो ये अपने फ्रेंड सर्कल की बहुत मानते हैं, मतलब इनको अपना मित्र गण बहुत ही भयंकर तरीके से अच्छे लगते हैं। मतलब ये चीज मैं फील करती हूँ, मेरे बच्चों को भी अपने दोस्त बड़े अच्छे लगने लगे। मतलब मेरी लड़की को उसकी एक फ्रेंड बन रही है, और मतलब उनको लगता है कि यार ये हमारे फ्रेंड है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और जब हम मान लें हम उनके दोस्तों कोई बुराई करेंगे ना, क्या है मम्मी ऐसा थोड़ी ना है, ऐसे हैं ये, अच्छे हैं ये। तो मतलब ये पीयर प्रभाव इनके ऊपर आ चुका है थोड़ा थोड़ा। आंसर रहेगा सी, क्योंकि टीनेजर में एंट्री हुई है तो पीयर प्रभाव तो आना ही आना है ना। नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था का कोई संबंध नहीं है, नगण्य है, कोई प्रभाव नहीं है, महत्वपूर्ण प्रभाव है। छोड़ो इसको, आसान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का प्रमुख प्रमाण कौन सा है? मध्य बाल्यावस्था मतलब जो बीच वाली बाल्यावस्था है, तो इसका प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि, कि ये पेशीय कौशल होता है और समग्र शारीरिक वृद्धि होती है। पेशीय कौशल, समग्र शारीरिक वृद्धि, तेजी से विकास, ये तो किशोर अवस्था में चला गया। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त के रूप में सोचना, अमूर्त रूप से सोचना, यह भी किशोर अवस्था में चला गया। तर्क संगत विचारों का विकास करना, यह भी किशोर अवस्था में चला गया। प्रतीकात्मक खेल को उभारना, मतलब प्रतीकात्मक खेल का मतलब क्या है कि जैसे बच्चे किसी चीज को प्रतीक मान लेते हैं, जैसे गुड़िया, जो लड़कियां हैं मतलब या बच्चे हैं, वो गुड़ियाओं से खेलती रहती हैं। वो खेलते नहीं है, मेरी बच्ची खेलती है अपनी दोस्त के साथ टीचर टीचर, कि मैं टीचर बन गई, तू स्टूडेंट बन गई। कई बार इस कमरे में आते हैं, मैंने कहा तुम खेलते रहो टीचर टीचर, इस बोर्ड से थोड़ा दूर होके खेलो। तो कहने का मतलब ये प्रतीकात्मक खेलों की अवस्था होती है आपकी। कौन सी भाई? मध्य बाल्यावस्था। तो आंसर रहेगा सी, ठीक। आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। हम्म
नेक्स्ट है बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है, कि जब आपकी बाल्यावस्था होती है तो उसकी अवधि में आपका कैसा विकास होता है भाई। परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं केवल भाई मापने तोलने वाले, लेकिन आपको पता ज्यादा परिमाणात्मक परिवर्तन तो इन्फेंसी में होता है, इसके अंदर नहीं होता है। अनियमित और असंबंध होते हैं, धीमी गति से होता है और मापा जा सकता है। आपको पता जब आपकी बाल्यावस्था होती है ना तो धीरे धीरे आपका विकास होता है और ज्यादातर आपका मानसिक विकास होता है और मानसिक विकास को मापा नहीं जा सकता है, तो आंसर रहेगा सी। ठीक है, आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास है और अधिगम के संबंध को सही तरीके से दिखाता है। मतलब विकास और अधिगम, आपका जो डेवलपमेंट है और जो लर्निंग है उसका क्या संबंध होता है, उसको कौन सा स्टेटमेंट दिखाता है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, मतलब अधिगम में विकास का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते भाई, विकास का महत्वपूर्ण रोल है, अधिगम विकास इंटरेक्ट है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, मतलब विकास कम होता है और अधिगम ज्यादा होता है, ऐसा तो नहीं कह सकते। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, विकास अधिगम संबंधित नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, विकास और अधिगम एक दूसरे पर क्या होते हैं भाई, संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक इनफ क्वेश्चंस हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी 50 के अराउंड क्वेश्चंस आपको, जो मेरी बुक है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, उसके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो वीडियो सेव हो जाती है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस ऑफ सीडीपी एंड एस्टेट 2024, इन 2 फोल्डर में, और रीट सीटेट वाले फोल्डर के अंदर ये वीडियो सेव हो जाती है। एस्टेट की डेट आ गई है 11-12 दिसंबर, बहुत अच्छी बात है, पढ़ लो भाई सीरियस होके। ठीक है, इसी पर मुझे गाना याद होता है, सारी सारी रात पढ़ते हम फिर भी नंबर मिलते कम, बताओ हम क्या करें। आज एक शॉर्ट बनानी पड़ेगी तुम्हारी डेट के ऊपर, इंटरेस्टिंग सी, एस्टेट की डेट के ऊपर, कि भाई डेट आ गई है और अब तुम पढ़ाई नहीं करते हो, बिल्कुल भी तुम्हारा जी नहीं लगता है पढ़ने में आजकल, और तुम्हें टेंशन हो जाती है कि हाय हम कैसे पढ़ें। चलो 11-12 को क्या होगा, 11-12 को एस्टेट होगा, जिसके अंदर क्वेश्चन तुम्हें आते मिलेंगे, आने के बाद तुम फीडबैक दोगे। थैंक यू मैम, सारा पेपर आता था। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं रात को। हाँ, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ। अब तुम्हारे पास दुनिया भर के ग्रुप्स होते हैं, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म होते हैं, तुम शेयर किया करो। रीट की तैयारी करने वालों से शेयर कर दो, एस्टेट की तैयारी करने वालों से, यूपी टेट आने वाला है, सबको शेयर किया करो, सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। हरियाणा जीके की मैराथन ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूं, जब एस्टेट 7 दिसंबर। अरे कहाँ उलझ गया यार ये। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आ जाइए भाई फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड है कि पेपर से पहले एक बार हमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा दो मैम, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है एस्टेट इतना पढ़ चुके हैं, है ना, एस्टेट को छोड़े किसी और एग्जाम को पढ़ना चाहिए अब, लेकिन फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश को देखते हुए अभी एस्टेट पे ही काम कर रहे हैं। एस्टेट, रीट, सीटेट, जो भी अपकमिंग एग्जाम, यूपी टेट। हाँ, रीट का नोटिफिकेशन आ गया है, डिटेल वीडियो बनाऊंगी आज। ठीक है, 16 से फॉर्म फिल होने स्टार्ट है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले जो टारगेट लेके आए इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है भाई, हाँ, पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्टिव के लिए भी इस वीडियो के बाद वीडियो बनाऊंगी, पहले एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं सारे काम को। चलो, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज, जो कि आपका एस्टेट, रीट, यूपी टेट, एमपी टेट, वट एवर यूर टेट एग्जाम इज, आरपीएससी, सबके लिए इंपॉर्टेंट ये सीरीज जो है रहने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की के मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं।
रीजन इज दैट क्योंकि इसमें मैंने वो क्वेश्चंस नहीं लिए जो सरफेस लेवल पर सबको आते हैं, ऊपर ऊपर वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ ना कुछ समझ आपकी विकसित होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस हमने ट्राई करे हैं। चलो ट्राई करें मेरे साथ आंसर्स करने का। इनसे मिले जुले कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवा रखे हैं, कुछ इसके अंदर बीच में नए लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में कौन सी संघनात्मक क्षमता आती है? ठीक है, ये कह रहा है कि पूर्व क्रियात्मक जो अवस्था होती है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, द कॉग्निटिव एबिलिटी डेट कम्स ऑफ द प्री ऑपरेशनल पीरियड, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है उसके अंदर कौन सा, पढ़ लो एस्टेट जहां तक होगा, आई थिंक जनवरी के फर्स्ट वीक में जाएगा, लास्ट वीक में भी कर सकते हैं, लास्ट ऑफ दिसंबर, बट जनवरी का फर्स्ट वीक के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, लास्ट ऑफ दिसंबर भी हो सकता है, देखेंगे। चलो हाँ, क्लास डेली लगाएंगे हम, नियर अबाउट 11:30 से 12 के बीच शेड्यूल हो जाएगा। द कॉग्निटिव एबिलिटी डेट कम्स इन द प्री ऑपरेशनल पीरियड इज, प्री ऑपरेशनल पीरियड के अंदर कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटी जरूर आती है? अमूर्त सोच की क्षमता। आपको पता जो अमूर्त सोच की क्षमता है वो तो फोर्थ स्टेज के अंदर आती है। परिकल्पनात्मक हिपोथेसिस रीजनिंग पावर वो भी फोर्थ स्टेज के अंदर आती है। गोल डायरेक्शनल बिहेवियर, दूसरों को नजरिया लेने की क्षमता, दूसरों को नजरिया लेने की क्षमता की बात तो कहीं ना कहीं की ही नहीं है इसने, तो आंसर क्या रहेगा? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। वैसे जीन प्याजे का जो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है वो एज 1 में भी आता है, आपको ध्यान रखेंगे। जीन प्याजे का जो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, वो एज 1 में भी आता है और एज 2 में भी आता है। तो यहाँ पर बेसिकली मान लो आपसे सिंपल एक क्वेश्चन ऐसे पूछे कि जीन प्याजे का गोल ओरिएंटेशन किस एज में पाया जाता है, और मान ले वहां पर सिर्फ एजेस की बात दे रखी है, तो आप एज 1 भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। तो यहां पर आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की के विचार में, मैंने देखो बीच में ना क्वेश्चन छोड़ दिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कोई बच्चा ये ना सोचे 2 नंबर का क्वेश्चन कहां गया, 2 नंबर के क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं पढ़ाने का, बस ये था जीन प्याजे की अवस्था का सीक्वेंस बता दो, मतलब वो सिंपल क्वेश्चंस मैंने स्किप करे हैं बीच में। लेव वाइगोस्की का जो विचार है, आपको बताना है कि क्या विचार होगा लेव वाइगोस्की का। 4 थॉट्स यहां पर दी गई हैं, आपको उन थॉट्स में से बताना है क्या थॉट्स होगी। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र होते हैं। वाइगोस्की नहीं कहता कि संज्ञान और भाषा एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि वाइगोस्की यही तो कहता है कि विचार और भाषा बाद में जाके एक हो जाते हैं, तो वो तो कहता ही नहीं कि ये दोनों अलग होते हैं। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स द लैंग्वेज डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बना देती है। जो लैंग्वेज होती है वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप मेरे साथ आंसर जरूर करें मुझसे पहले। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास से संबंधित नहीं है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास से संबंधित नहीं है, ऐसा तो इसने बोली ही नहीं। ये तो यही बोलता है कि जो आपका संज्ञान है, जो आपका ज्ञान है, जो आपका विकास है, वो क्या है भाई, जो आपका भाषा का संज्ञानात्मक विकास होता है वो आपके विकास को क्या करता है, सही बनाता है, क्योंकि भाषा और विकास मिलकर ही काम करते हैं। वाइगोस्की क्या कहता है कि शुरू में भाषा और विकास क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, बाद में जाके क्या हो जाते हैं भाई, ये एक हो जाते हैं। तो इसका मतलब संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को क्या करता है भाई, निर्देशित करता है, और ये दोनों एक ही होते हैं, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करते हैं? दूसरों के इरादों की अपेक्षा करते हैं मतलब उनको दूसरों के इरादे नहीं पसंद आते हैं, इसकी बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों पर डर पर ध्यान केंद्रित होता है। ये क्या कहते हैं? फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब उनका वो सिर्फ है ना डरते हैं भाई, ये चीज ना हो जाए, ये चीज ना हो जाए, मतलब वो डरते हैं भाई, डर की वजह से उन्हें ये काम करना पड़ेगा, डर की वजह से उन्हें ये काम करना पड़ेगा, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, डरते हैं। तो बताना है कि वो कोहलबर्ग के किस अवस्था में आ रहा है बच्चा। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। देखो अच्छा बच्चा और अच्छा लड़की, इसके अंदर कोई डर का प्रोविजन नहीं है। कानून और व्यवस्था अभिनाश, लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन के अंदर भी बच्चे डरते हैं। सामाजिक अनुबंध अभिनाश, अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स। वो दूसरों की इंटेंशंस को इग्नोर करते हैं। एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी ऑफ नेगेटिव। बस उनको लगता है कुछ गलत करेंगे तो हमें डर है उस चीज का, और डर से वो गलत नहीं करते हैं, बच्चे हैं तो डर की वजह से वो गलत नहीं करते हैं। तो वो क्या है भाई, डरेंगे, उनको सजा मिलेगी, उनको दंड मिलेगा, तो इसीलिए। तो आंसर क्या रहेगा भाई, 1 रहेगा। आंसर क्या रहेगा, 1। नेक्स्ट है, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं? जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सारे देखो समझ वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिए।
ये कह रहा है कि अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है और कुछ मनुष्य बुद्धिमान है, मतलब ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, तो प्याजे का ये बच्चा किस तरीके से जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर ऊपर से देखने में तो क्या लग रहा है कि बच्चे किस चरण में, प्रस्तावक तर्क। ऊपर से देखने में लग रहा है कि बच्चे मतलब आपका लॉजिक्स को सोल्व कर देते हैं। तो वैसे हम सिंपल वे में पढ़ते हैं कि जो लॉजिक्स होते हैं, मतलब हम क्या पढ़ते हैं भाई, जो लॉजिक्स होते हैं वो जीन प्याजे की थर्ड अवस्था में बच्चा सीख लेता है। भाई जो लॉजिक्स आते हैं वो जीन प्याजे की तीसरी अवस्था में बच्चा सीख लेता है। बेसिकली हम ये सोचते हैं कि लॉजिक तो तीसरी अवस्था में सीख लेता है, लेकिन ध्यान से देखो ये कैसा लॉजिक है, दिमाग से सोचो। ये कह रहा है भाई मनुष्य मछली हो सकता है, मछली मनुष्य हो सकती है, मनुष्य ये हो सकता है, मतलब वो हिपोथेटिकल टाइप की लॉजिक जो है पढ़ रहा है। ठीक है, हिपोथेटिकल टाइप का लॉजिक पढ़ रहा है। तो बिल्कुल सुमिति ने सही आंसर दिया है। तो ये हिपोथेटिकल रीजनिंग पावर है, खाली लॉजिक नहीं है। तो आप इसको थर्ड स्टेज में नहीं लेके जाओगे और ये आंसर आ जाएगा कौन सी स्टेज में भाई, फोर्थ स्टेज में। उत्तर रहेगा डी, शाबाश। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित है। ध्यान से देखिएगा, एट विच स्टेज, यहां आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक एक शब्द ऐसा है। हमने आज से स्टार्ट किया है चैप्टर वाइज सीरीज। क्लास खत्म होने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट की डिमांड थी कि पेपर अभी दूर है, मैम प्लीज एक बार चैप्टर वाइज और फिनिश करवा दो ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो चैप्टर वाइज में मेरी कोशिश रहेगी, ऑलरेडी भी मैंने एक बार चैप्टर वाइज करवाए थे, तो उन क्वेश्चंस को मैं नहीं लूंगी और नए क्वेश्चंस को लूंगी, और जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है उनको हम स्किप करेंगे थोड़ा सा। और सारे चैप्टर्स हैं जो जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये वो बड़ा कंफ्यूज से करते हैं बच्चों को। तो इस तरीके से हम इसी टाइम पे, मतलब टाइम होगा 11:30 से 12 के बीच, पहले ही बता रही हूँ 11:30 से 12 के बीच शेड्यूल लग जाया करेगा, मंडे टू फ्राइडे। इसी टाइम पे आपकी जो मैं क्लास लिया करूंगी, ये 11:30 से 12 के बीच वाली, ठीक है ना। ये फिक्स है, चेंज नहीं करूंगी इसका टाइम, 11:30 से 12 के बीच मंडे टू फ्राइडे, चैप्टर वाइज, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है एट विच स्टेज लॉरेंस कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी डू इंडिविजुअल बेस देयर जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस ऑफ द ग्रेटर गुड्स। अपना इंडिविजुअल, अपना व्यक्तिगत शब्द यहां पर देखिए, निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर सर्वोपरि, अच्छाई और बुराई। अब यहां पर आप अच्छाई और बुराई मत देखो, चीजों को समझो, एक एक वर्ड से यहां पर आंसर छुपा है। अच्छाई और बुराई मत देखो कि अच्छा बच्चे बनने की धारणा है। इस स्टेट में ये बोल रहा है कि व्यक्तिगत आधारों पर, भाई मेरी क्या थॉट है उसके आधारों पर मैं अच्छा और बुरा का जजमेंट कर रहा हूं। तो ये जजमेंट बच्चे में कब आता है, जब वो कोहलबर्ग की लास्ट स्टेज पे आता है, जब वो कोहलबर्ग की अंतिम स्टेज पे जाता है। तो जो डी उत्तर दे रहे हैं, शाबाश, इसका मतलब बहुत सही दिशा में जा रहे हो। तो आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। ये कह रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच लेवल इज मॉरल थिंकिंग बेस्ड ऑन इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, तो आपको पता है सोसाइटी का पर्सपेक्टिव कोहलबर्ग की 5वीं और 6ठी अवस्था के अंदर होता है। 5वीं और 6ठी अवस्था का मतलब लेवल 3 होगा, सिंपल सी बात है। तो लेवल 3 होगा, डेट इज योर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, लेवल 3 होगा, जो कि क्या होगा भाई, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो आंसर सही याद रखेंगे, तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आपका होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है, मतलब मीना है शब्दों का प्रयोग करने लगी है। मीना समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। भाई कोई भी शब्द है वो चीजों का प्रतीक होते हैं। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण एवं क्रमबद्धता नहीं कर पाती। ध्यान से देखिएगा, मतलब मीना तर्क वर्क कर रही है, ठीक है, ये कर रही है कि वस्तुओं के प्रतीक है। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी, मतलब मीना को शब्द आ गए हैं, और समझने लगी कि शब्द वस्तुओं का प्रतीक है, और उसको ये पता है कि ये शब्द इस वस्तु का प्रतीक है। मतलब उसने गाय बोली तो गाय शब्द, गाय एक वस्तु का प्रतीक है, मतलब उसको वस्तुओं की चीजें समझ आने लगी हैं। लेकिन वह प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती, मतलब उसके अंदर कंजर्वेशन की क्वालिटी नहीं है और सीरियलाइजेशन की क्वालिटी नहीं है। तो खुद आप समझो कि उसके अंदर कंजर्वेशन नहीं है, उसके अंदर सीरियलाइजेशन नहीं है। तो इसका मतलब वो तीसरी अवस्था में नहीं पहुंची है लड़की, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि चीजों का मास बदल दे, कुछ बदल दे तो उनका ऑथेंटिसिटी नहीं बदलती, अंदर की चीज नहीं बदलती, ना ही वो सीरियलाइजेशन कर सकती। उसको तो सिर्फ पता है कि ये वस्तु उसका प्रतीक है। तो वो किस एज में है भाई, तो वो किस एज में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो वो किस एज में है भाई, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ठीक है,
यस, शाबाश, सबका सही आ रहा है उत्तर। तैयारी तुम्हारी जोरों शोरों से है। आज की सीरीज हम समझ लो कि रीट आ रहा है आगे, रीट भी तुम्हारा इसी तैयारी से हो जाएगा, बस जुड़े रहना। जेन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? बहुत ही आसान है, अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लग जाता है। यदि वो पहला क्वेश्चन ये देता कि तार्किक रूप से सोचने लग जाता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये होता कि तार्किक रूप से सोचने लग जाता है, तो ध्यान रखना थर्ड में सोचता है, ठीक है। लेकिन यहां पर तार्किक सोच तो रहा है, लेकिन किस चीज के बारे में सोच रहा है भाई? अमूर्त चीज के बारे में। आपने ना कभी भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। आपका सीटेट भी होगा ये क्लास, आज मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिए कि आपको परसों सीटेट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप ये मानो कि भाई क्वेश्चन के अंदर उत्तर छुपा होता है, बस एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक है। तो तार्किक चिंतन वैसे तो थर्ड में आ जाता, लेकिन तार्किक चिंतन अमूर्त है, तो कौन सी अवस्था में जाएगा भाई? ये अमूर्त के अंदर ही जाएगा, सिंपल सी बात है, फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर ही जाएगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की गई है? मतलब वाइगोस्की भाई इनमें से किस बात की वकालत नहीं करता है? वाइगोस्की क्या चीज है जो कहता है कि भाई मेरी डिक्शनरी में नहीं है? तो वो क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, इनाम और दंड का उपयोग। तो इनाम और दंड कि बच्चों को इनाम दो और दंड, आगे ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक संपर्क को बढ़ाना, प्रमोट सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल भाई वाइगोस्की कहता ही क्या है? समाज से संपर्क करो, अपने से बड़े से सीखो, यही बातें बोलता है, तो ये तो ठीक है। सहकारी शिक्षा, यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, बिल्कुल भाई कोलैबोरेटिव रेसिप्रोकल कोऑपरेटिव लर्निंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है वाइगोस्की, बिल्कुल देता है। बच्चों की सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना, एनकरेज करता है कल्चर टूल्स को, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, तो उसके विकास का नाम है ही, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहीं भी वो अपनी थ्योरी में नहीं कहता बच्चों को इनाम दो दंड दो। आपको पता है वाइगोस्की सिंपल सी बात कहता है, छोटा सा बच्चा एक बड़ा सा बच्चा है, उसको सिखाना है, बीच में टीचर ने उसकी हेल्प करनी है, स्कैफोल्डिंग करनी है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो जेडपीडी होगा। कई बार मैंने ये डायग्राम बना के तुम्हें मजे से समझा रखा है प्रीवियस क्लासेस में, है ना। तो आंसर रहेगा यहां पर ए। नेक्स्ट है, निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश, मतलब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो भाई आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी इंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए। मान लो मैं तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे रही हूं तो मेरी इंस्ट्रक्शंस कैसी होनी चाहिए, आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो देखते हैं, छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करें। भाई आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, मान लो मैं तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे रही हूं तो भाई मैं तुम्हें भ्रमित नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी भाई, मैं अच्छी टीचर हूं तो तुम्हें भ्रमित नहीं करूंगी, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करूंगी, डिमोटिवेट क्यों करूंगी? मैं तो तुम्हें मोटिवेट करूंगी, तुम ही तो टॉपर हो, तुम ही तो चमकते सूरज बनने वाले हो, पता है मुझे, ठीक है। तो बात बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि इसने पूछा है सही निर्देश, ठीक है ना, सुनिश्चित करना है कि उसके निर्देश में क्या होना चाहिए, तो ये बात होनी चाहिए। आगे देखते हैं, पाठ की सुविधा न दे, मतलब स्कैफोल्डिंग ना दे। भाई टीचर को स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए। अब हमारा प्यारा बच्चा है वो कहीं अटक रहा है, मतलब बात नहीं दे पा रहा, रिप्लाई नहीं कर पा रहा, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? उसको बीच में छोटे छोटे हिंट्स देके उसकी हेल्प करना, टीचर को ऐसा करना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अधिगम को मध्यस्थता न करें, अधिगम को मध्यस्थता न करें, भाई करना चाहिए। आपका बच्चा हर तरीका का है तो हर तरीके की लर्निंग जरूरी है, तो ये भी गलत हो गया। सीखने के हस्तांतरण को मददगार न हो, मतलब भाई ट्रांसफर करने में बच्चों की मदद ना करे, बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है। न देख के न मत सोचना, आंसर क्या रहेगा भाई? 1 रहेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में वाइगोस्की के दृष्टिकोण को सही वर्णन करता है? ठीक है, वाइगोस्की के दृष्टिकोण को सही वर्णन करने वाला स्टेटमेंट आपको बताना है कि किसका सही वर्णन है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम, मतलब विकास और अधिगम, मतलब आपका डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही स्टेटमेंट है, वो आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं भाई कौन सा है। दोनों का संबंध लीनियर होता है। लीनियर मतलब हमेशा सिमिलर गति में, कभी भी आपका डेवलपमेंट, आपका लर्निंग लीनियर नहीं होता। लीनियर का मतलब क्या? मेडिएट का मतलब होता है टीना अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, आप उनको डील करो, ठीक है ना, मतलब एक तरह से हर टाइप के लेवल्स को बच्चों को समझाओ। हाँ,
तो दोनों के संबंध अनुक्रमिक हैं। तो आपको ध्यान रखना, लीनियर कभी नहीं होता डेवलपमेंट। लीनियर का मतलब क्या होता है, आप एक ही तरीके से, एक ही चीजों के तरीके से ऐसे मूव करे जा रहे हो, तो लीनियरिटी नहीं होती आपके एजुकेशन में। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। दोनों का संबंध निश्चल है, निश्चल। द रिलेशन इज शिप ऑफ स्टैटिक इन नेचर, कभी भी स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता रहता है कल्चर एंड लर्निंग। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। लर्निंग ऑफन प्रोसीड डेवलपमेंट, आप जो सीखते हो उससे आपका डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, विकास अक्सर सीखने का अग्रिम होता है। देखो, डेवलपमेंट ऑफन प्रोसीड लर्निंग, आपका विकास होता है तो आपको लर्निंग आती है, नहीं, आपकी जैसे जैसे लर्निंग होती है वैसे जैसे आपका डेवलपमेंट भी होता है। तो यहां पर लर्निंग जो है ऑफन प्रोसीड डेवलपमेंट, तो आंसर सी रहेगा, क्योंकि जो लर्निंग है, आप सीख रहे हो तो धीरे धीरे आप विकास भी हो रहा है आपका, है ना। तो आंसर क्या रहेगा भाई, यहां पर सी रहेगा। क्रैश कोर्स वाले ध्यान से सुनिएगा, आपको आज रात को बता दिया जाएगा क्रैश कोर्स के साथ क्या होगा। देखो, क्रैश कोर्स वैसे तो नॉन एक्सटेंडेबल है, वो 1 मंथ के लिए ही वैलिड था, लेकिन मुझे भी पता है यार, पेपर यदि आगे पोस्टपोन हो गया तो इसमें चलता है। तो आपका रीफीस तो नहीं लगेगा, लेकिन ऐप वालों से उनका जो भी सॉफ्टवेयर चार्ज होगा, एक्सटेंशन चार्ज होगा, थोड़ा बहुत जो भी चार्ज होगा, आपने कुछ नहीं करना, मैं इसके लिए बता दूंगी, एक कूपन कोड लगाना है, ठीक है। जो जिनका भी बैच 14 तारीख को, देखो एस्टेट जो क्रैश कोर्स का यही मतलब होता है, ये नॉन एक्सटेंडेबल होता है, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन नहीं होती। तो इसका जो भी फॉर्मेट होगा बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको जो ऐप चार्जेस होंगे वो देने पड़ेंगे, और आपका क्या करेंगे, एक कूपन कोड बना देंगे। और जिनका, जैसे जिन्होंने 14 नवंबर को लिया था तो आज 14 दिसंबर हो गया, 14 कल एक्सपायर हो जाएगा, तो कोई फोन ना करे इस चीज के लिए, मैं सबको बता दूंगी क्या करना है। आपने वहां पर एक कूपन कोड भरना होगा, उस कूपन कोड को जब आप भरोगे तो जो भी आपको फीस वहां पर लेगा, मतलब थोड़ा बहुत, उसको आपने प्रोसीड कर देना है, और 1 मंथ तक आपका कोर्स रीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और 1 मंथ से पहले एग्जाम हो जाएगा, 14 दिसंबर है, 14 जनवरी से पहले तो हर कीमत पर एग्जाम हो जाएगा, तो आपको दोबारा एक्सटेंशन की या किसी भी तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो चीज है मैं आपको रात के सेशन में बताऊंगी क्या कूपन कोड है क्या नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेट क्रैश कोर्स वाले बच्चों पे ही लगेगा, बाकी किसी पे नहीं लगेगा, कोई भी ट्राई भी ना करना, ठीक है। एस्टेट क्रैश कोर्स जिन्होंने 14 नवंबर को लिया था या 15 नवंबर को, क्योंकि मैंने 14 नवंबर को लॉन्च किया था एस्टेट क्रैश कोर्स, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर तक वाले बच्चे, बस ये 4 दिन वाले बच्चे ही एक्सटेंड करेंगे, बाकी 20 दिसंबर को जिन्होंने लिया था उनका तो ऑटोमेटिक 20, मतलब अभी एग्जाम डेट क्या पता दिसंबर के लास्ट में ही हो जाए, तो फालतू कोई भी एक्सटेंड ना करे। सिर्फ ये 5-6 दिन वाले बच्चे जिन्होंने 14, 15, 16, 17, मतलब 14 से 20 नवंबर के बीच लिया होगा, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है ना। वो मैं बता दूंगी जो भी प्रोसीजर होगी शाम को, ठीक है। हाँ, जो क्रैश कोर्स को जिस दिन भी ले रहा है उस दिन से लेके 1 मंथ वैलिड रहेगा। आज आप ले रहे हो तो अभी भी आपका एस्टेट होने में शायद 15, 20 से 25 दिन है, तो आप अभी भी ले सकते हो, उसमें कंप्लीट सिलेबस है। तो आंसर रहेगा सी। चलो, तो इसका प्रोसीजर मैं शाम को बता दूंगी शॉर्ट वीडियो बना के। कोई भी इस चीज के लिए एकेडमी पर फोन ना करके पैनिक मत होना, ना हमें करना ना खुद को करना। मुझे भी पता है यार पेपर नहीं हुआ तो आपके लिए अभी 10-15 दिन देखना और जरूरी है, तो वो हम सॉल्यूशन आपको देंगे, आप टेंशन ना लें। शॉर्ट सेक्शन में वीडियो बना दूंगी कैसे करना है, ठीक है। फोन मत करना इसके लिए एकेडमी पे, एकेडमी वाले लड़के को कुछ नहीं पता, मैं ही करूंगी जो करूंगी इसका। जीन प्याजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव को प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है। ये कहता है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस टेक प्लेस थ्रू द विच फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शन, की जो डेवलपमेंट प्रोसीजर है वो किस फंक्शन के थ्रू जो है वो चेंजेस उसके अंदर होते रहते हैं, वो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू प्याजे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्याजे जो डेवलपमेंट है वो स्पेसिफिक किस संज्ञानात्मक फंक्शन के तहत बच्चों में होती रहती है, तो वो आपको बताना है। अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, ये कहता है एक्सपीरियंस एंड सोशल ट्रांसमिशन, मतलब आप चीजों को एक्सपीरियंस करें और सोशल ट्रांसमिशन करें, तो ठीक है एक्सपीरियंस हो सकता है। आगे देखते हैं, समावेशन एंड समायोजन, अकोमोडेशन एंड असिमुलेशन, अनुभव एंड मैच्योरेशन, मैच्योरिटी के साथ एक्सपीरियंस होना, ठीक है। सामाजिक संप्रेषण, सोशल ट्रांसमिशन एंड मैच्योरेशन। तो प्याजे के हिसाब से पूछा है तो डेफिनेटली प्याजे के हिसाब से असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन इज द बेस्ट कॉग्निटिव फंक्शंस, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है, यू नो वेरी वेल। असिमुलेट होता है कुछ भी ग्रहण करना, अपने पुराने ज्ञान में कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, असिमुलेट होता है। और अकोमोडेशन होता है उसके अंदर चेंज करना, परिवर्तन करना, संवर्धित करना। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है
4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, मतलब 4-5 साल के बच्चे हैं, अपने आप को बातचीत कर रहे हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार वो क्या कर रहे हैं, वाइगोस्की के अनुसार पूछा है, ठीक है। तो वाइगोस्की के अनुसार वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये प्याजे के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। प्याजे के हिसाब से इस बच्चा ईगोसेंट्रिज्म है, लेकिन वाइगोस्की के हिसाब से वो ईगोसेंट्रिज्म नहीं है, वो प्राइवेट स्पीच कर रहा है, वो अपने आप को रेगुलेट कर रहा है। हमने पढ़ा था ना प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। तो प्याजे के हिसाब से बच्चा क्या है, रेगुलेट करता है अपने आप को, वो सॉरी प्याजे के हिसाब से तो बच्चा ईगोसेंट्रिज्म है, लेकिन वाइगोस्की के हिसाब से बच्चा क्या है भाई, वो हेल्प कर रहा है, अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, अपनी थिंकिंग को। यदि वो खुद से बातें करता है तो अपने आप को रेगुलेट कर रहा है। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा सुझाई गई पश परंपरागत नैतिक अवस्था। ये शब्द देखते ही आपको समझ आना चाहिए, क्वेश्चन जो है तीसरे लेवल से पूछा गया है, ठीक है। ये देखते ही आपको पता है यहां पर क्या है, प्री, यहां पर खाली और यहां पर पोस्ट। तो पोस्ट लिखा है तो थर्ड लेवल में आपका क्वेश्चन पहुंच गया। थर्ड लेवल में क्वेश्चन पहुंच गया तो या तो 5वीं स्टेज से क्वेश्चन है या 6ठी स्टेज से क्वेश्चन है। के अंतर्गत 5वीं नैतिकता किस ओर अंकित करती है, तो 5वीं जो नैतिकता है वो किस तरफ जो है आपको अंकित करती है, आपको बताना है, ठीक है। मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना, ठीक है। ये कह रहा है ए फ्री एग्रीमेंट टू फ्लो ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। आगे देखते हैं, सामाजिक अनुबंधों से परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना। परे नहीं जाना भाई, परे नहीं जाना, सामाजिक उनके अंदर रहना है आपको, फ्री नहीं रहना, उनके अंदर रहना है। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतीत होने की चाह। तो आंसर क्या रहेगा भाई, 1 रहेगा। सामाजिक अनुबंधों, मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना। तो आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। सामाजिक अनुबंधों से परे थोड़ना जाएंगे। ए फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वित करना। परे तो वो 6ठी अवस्था में चला जाता है, 5वीं अवस्था में तो वो सोसाइटी के रूल से बंधा रहता है। आपको पता ना 5वीं अवस्था में कैसा होता है, सोसाइटी के रूल को फॉलो करता, उसको लगता है कि भाई ये नहीं हो सकता तो भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। ये चीज वो 6th अवस्था में करता है, ठीक है। 6th अवस्था में अपने हिसाब से चलेगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रकार के बढ़ावा को देता है। ZPD किस प्रकार के जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की फैसिलिटेट थ्रू, किसके थ्रू फैसिलिटेट होगी। कोलैबोरेटिव डायलॉग्स, ऑब्जर्वेशन की बात वाइगोस्की नहीं कहता, वंडूरा कहता है। रिवर्सिबल थिंकिंग की बात आपका प्याजे कहता है। एक्सपोजिटरी लर्निंग होता है किसी भी तरीके से, किसी भी प्रेजेंटेशन के द्वारा बच्चों को सिखाना, तो ये भी ये वाइगोस्की नहीं कहता है। तो डेफिनेटली वाइगोस्की बात करता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, और कोलैबोरेटिव लर्निंग से आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होगा। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, सिंपल सी भाषा में समझना है बिल्कुल, कि एक बच्चा है, मान लो ये छोटा सा बच्चा है, इसको कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है बेचारे को, है ना, थोड़ा बहुत ज्ञान है। फिर ये एक बड़ा सा बंदा है, थोड़ा बहुत ज्ञान इसको है, ठीक है, तो मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, ये बच्चा जो इससे सीख रहा है, तो इसके बीच में जो ये क्षेत्र बन रहा है, ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये क्षेत्र ही क्या है भाई, ZPD है। और ये जो प्रोसेस हो रही है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये क्या है आपकी स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, तो ये सारा क्या हो रहा है, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव। तो आंसर रहेगा 1। हाँ, नेक्स्ट है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण आ जाता है और वो मानते हैं कि पेड़ पौधे चलते हैं और बादल लुढ़कते हैं और पत्थर और मशीनें मतलब पत्थर और मशीनों के भी कोई इरादे होते हैं। मतलब बच्चे को लगता है यार पेड़ चल रहे हैं, जैसे हमें बचपन में लगता था जब हम अपनी मम्मी के साथ बस में बैठ के मामा के घर जाते थे, तो हमें लगता था यार ये पेड़ भी हमारे साथ साथ मामा के घर ही जा रहे हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अब समझ आया, वो हमारी सही में चाइल्डहुड वाली एज तो होती थी। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, एनिज्म होता है। तो ये किस में आता है भाई, जीन प्याजे की दूसरी अवस्था में आता है, ध्यान रखेंगे। तो ये किस में आता है भाई, जीन प्याजे की दूसरी अवस्था में आता है, डेट इज प्री संक्रियात्मक अवस्था, कि भाई पेड़ हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो ये इसके अंदर जो है आता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, 9 वर्षीय लीला है, मतलब लीला नाम की कोई लड़की है, 9 वर्षीय, बटनों के संग्रह को माप के अनुसार वर्गीकृत कर रहा है। मतलब उसने ना कुछ बटन इकट्ठे कर रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। मतलब लीला है, उसने कुछ बटन इकट्ठे कर लिए
अब क्या करा भाई, उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, मतलब बटनों का क्या क्या माप है उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर लिया कि भाई ये माप इस बटन का है, ये नाप इस बटन का है, डिवाइड कर लिया। फिर सभी समूह के बटनों को एकत्रित कर लिया, फिर उनको छेदों के हिसाब से दोबारा वितरित कर लिया कि ये मोटे छेद वाला है, ये पतले छेद वाला है, तो मोटे वाले को अलग कर दो, पतले वाले को अलग कर दो, ठीक है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में लीला किस एज में है, तो बताने की जरूरत है, फटाफट बताओ वो क्या कर रही है, वो क्लासिफिकेशन कर रही है, ये छोटा बटन, ये मोटा बटन, ये बटन, तो वो क्लासिफाई और एनालॉजी कर रही है। तो क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कंजर्वेशन, तो ये सब जीन प्याजे की किस अवस्था में होते हैं भाई, थर्ड अवस्था के अंदर होते हैं। तो ये किस में होते हैं, थर्ड अवस्था के अंदर होते हैं। तो आंसर रहेगा सी, यस, शाबाश। देखो हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से निकला होता है, हर एक क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो कॉन्सेप्ट से बाहर मिलेगा। अब भी जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप प्लीज कॉन्सेप्ट पर काम करें। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे क्या हमें रीट के लिए अलग बैच लेने की जरूरत है। यदि आप एसटेट के बैच में हैं या एसटेट के क्रैश कोर्स में भी हैं तो आपको रीट के लिए अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना सब्जेक्ट अलग से पढ़ते रहें। क्योंकि जो 90 नंबर वाला अपना बैच है उसके अंदर पूरी सीडीपी, पूरी हिंदी और पूरी इंग्लिश तो मैंने करवा ही रखी है, तो 90 नंबर तो आपके तैयार हो ही गए ना। आप रीट दे रहे हो, आप यूपी टेट दे रहे हो, आप एमपी टेट दे रहे हो, आप एसटेट दे रहे हो, तो आपके 90 नंबर तो तैयार हो ही गए, है ना। और क्रैश कोर्स को एक्सटेंड करवाने की बजाय यदि आप फुल कोर्स में भी अपने आप को चेंज करवा सकते हैं, वो ज्यादा वैलिडिटी के लिए रहेगा। फिर आपका रीट, एमपी टेट, जो भी बीच के टेट है वो सारे कवर हो जाएंगे उसके अंदर। तो आपको बहुत बच्चे पूछ रहे, तो आपको अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर 30 की सीडीपी, वहां पर मैंने 15-15 के हिसाब से हिंदी इंग्लिश तुम्हें पैडागोजी भी करवा रखी है और ग्रामर भी करवा रखी है। लेकिन रीट, यूपी टेट में तो 30-30 नंबर की हिंदी इंग्लिश आएगी। तो आप ये मानो कि 90 नंबर आपके उसी बैच से तैयार हो जाएंगे, सिर्फ आपका सब्जेक्ट अलग बचेगा, उसको पढ़ते रहो, है ना। हाँ चलो, और जिसके पास नहीं है तो वो अलग से रीट वाले में इन्वॉल्व हो सकता है। रीट वाले बैच में फिर आपको सब्जेक्ट भी साथ मिलेगा, सी टेट, यूपी टेट, रीट के नाम से जो बैच है उसमें सब्जेक्ट भी साथ है 60 नंबर वाला। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्योंकि तर्क देते हैं, क्या कहा जाता है भाई, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी जो है उसको कहा जाता है सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता करती है और वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। व्हेन ए टीचर एडजस्ट द स्पोर्ट ऑफर्ड, तो देखो ध्यान से देखो, स्पोर्ट ऑफर अभी अभी मैंने बताया था, आप किसी को स्पोर्ट कर रहे हो, आप अपने बच्चों को हिंट देके उनको स्पोर्ट कर रहे हो, तो आप स्कैप फोल्डिंग कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की आप क्या कर रहे हो भाई, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की आप क्या कर रहे हो, स्कैप फोल्डिंग कर रहे हो उस बच्चे का, ठीक है ना। बच्चा कहीं अटक रहा, आप उसको सपोर्ट दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो स्कैप फोल्डिंग कर रहे हो। तो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, जीन प्याजे के संगठनात्मक विकास पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी। मतलब ये कह रहा है भाई 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो जीन प्याजे के शैक्षणिक विकास को दिखाती है, मतलब बच्चों को ऐसे विकास करना चाहिए, ये बात दिखा रही है। तो बता दे, विषय वस्तु को रटकर याद करना, ऐसी बात तो जीन प्याजे कहता ही नहीं है, ठीक है। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र का ध्यान रखना, कंसीडर द चिल्ड्रन एज वाइल डेवलपिंग करिकुलम, विषय वस्तु को अमूर्त से मूर्त क्रम में प्रस्तुत करना, इनाम और दंड, ये भी नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, विषय वस्तु को अमूर्त से मूर्त नहीं करता, वो मूर्त से अमूर्त करता है, ठीक है, मूर्त से अमूर्त करता है। इसका ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले भी पढ़ाया था, शायद हमने इसका सी आंसर किया था, तो मैं वैसे बता रही हूं कि अमूर्त से मूर्त करता है, मूर्त से अमूर्त करता है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट चलता है ना, अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट नहीं चलता है। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र ध्यान रखेगी, तो कंसीडर द चिल्ड्रन वाइल एज ऑफ द डेवलपिंग, तो आप भाई प्याजे क्या कहता है, बच्चा फर्स्ट एज में ऐसा सीखेगा, सेकंड एज में ऐसा सीखेगा, थर्ड ऐसा सीखेगा, फोर्थ ऐसा सीखेगा, तो वो एज को ध्यान में रखते हुए सिखाता है। यदि ये स्टेटमेंट ऐसे होती, विषय वस्तु को मूर्त से अमूर्त ले जाता है, तो आप प्रायोरिटी इस ऑप्शन को देते। तो इसको प्रिंटिंग एरर कह दो, कुछ भी एरर कह दो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर 3 दिया हुआ है, लेकिन डीपली डिफाइन करें तो ये मूर्त से अमूर्त आएगा, या तो इसको रिटर्न एरर कह दो। तो मूर्त से अमूर्त होता तो आप सी ऑप्शन करते, बट फिलहाल हम जो क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंट है उसके हिसाब से चलेंगे, तो उसके हिसाब से चलेंगे, तो आंसर रहेगा बी, यस, आई एम ब्लैक लवर। लेकिन ब्लैक कलर लोगों के दिल नहीं, काले दिल वाले लोग पसंद नहीं है मुझे, सिर्फ काला रंग पसंद है। क्या बात, आज तुमने बहुत ही कॉम्प्लीमेंट दे दिए, सच में अच्छी लग रही है क्या।
और सच बताऊं ना अब तो मेरे को छीननी पड़ेगी, ये मेरे बेटे की है आज तुमने बहुत कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट कर दिया लगातार कि मैम अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। नहीं, मेरे पास भी है ऐसी सेम, बट इसमें कुछ ज्यादा अप्रिशिएशन मिल गया। और ये वैसे सच बताऊं अंश की है, उसको थोड़ी सी उसकी लाई थी, बट उसको थोड़ी सी लूज थी, फिर मुझे लगा मैं ही पहन लेती हूँ, और आज तुमने इतना अप्रिशिएट कर दिया। अब अंश को मिलने वाली नहीं है, अब ये मेरी होगी। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब उसको मैं कहूंगी बेटा मुझे बहुत तारीफ मिल गई है इसमें, ये मुझे दे दे ठाकुर। चल, जीन प्याजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण की जो क्रियाओं को संगठित व्यवस्था है, वे विचार जो वस्तु और घटनाओं में हमारी दुनिया को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। देखो ये शब्द आप ध्यान से देख लो, ये बहुत बार आता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग। हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग मतलब भाई हमारी सोच, हमारा पैटर्न, हमारा किसी चीज के लिए क्या है, तो ये क्या है, प्याजे का स्कीमा है। ठीक है, तो ये क्या है, प्याजे का स्कीमा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्याजे का स्कीमा है। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, 1। जब भी आपको ये दिखे ना बेसिक बिल्डिंग पैटर्न ब्लॉक्स ये वो, तो इसका मतलब कुछ ताना बाना बुन रहा, आधारभूत खंड दिखे, ज्ञान का आधारभूत खंड, तो ये स्कीमा होगा, ध्यान रखना। तो आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, जीन प्याजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं को संगठित व्यवस्था है, विचार जो वस्तु और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करता है, क्या कहलाते हैं। सेम आ गए, तो सेम क्वेश्चन स्कैन है, बिल्डिंग ब्लॉक। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द लेव वाइगोस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगोस्की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कौन सा थ्योरी जो है आधारित है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया, रेसिप्रोकल टीचिंग। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं के संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। बच्चा खुद का संवाद करता है, लेव वाइगोस्की के हिसाब से बच्चा खुद के संवाद करता है, तो इसको क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच, टॉक अलाउड, स्कैफोल्डिंग या ईगोसेंट्रिज्म। तो वाइगोस्की ने खुद के संवाद को क्या बोला है, निजी, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो वाइगोस्की के हिसाब से खुद का संवाद करना क्या है भाई, निजी या प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो निजी या प्राइवेट स्पीच, आप जब खुद से संवाद करते हो तो वाइगोस्की के हिसाब से क्या है भैया, प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट है, गोल्डन रूल में प्रदर्शित पारस्परिकता कोहलबर्ग के किस चरण के अंदर आती है। द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी। ठीक है, द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी एज एग्जिबिट ऑफ द गोल्डन रूल ऑफ द की कैरेक्टर ऑफ द। तो आइडियल रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है, तू मुझे दे दे मैं तुझे दे दूंगा। पारस्परिकता मतलब तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हारा काम कर दूं। ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई, मैं तुम्हारा काम करूं तुम मेरा कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें खूब सारा पढ़ाऊंगी तुम मेरे चैनल को पॉपुलर बना दो। क्योंकि कल भी मेरे से ना किसी एकेडमी की है ना बात हुई है, एक है ना यूट्यूब पे बहुत बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, एक यूट्यूब पे ना काफी बड़े बड़े ब्रांड है, आपको पता है यूट्यूब पर हम तो छोटे मोटे हैं, है ना, कभी बनेंगे ब्रांड, एक दिन वक्त आएगा कभी। तो उन्होंने मुझे कल ऑफर किया, लाइक नाम नहीं बताऊंगी मैं, बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब अपने आप में मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है वो, और मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके स्टूडियोज हैं, मतलब एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो उनका मेरे से कल बात हुई, तो इस बात पे मुझे याद आ गया कि हाँ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमने आपका चैनल देखा एंड यू आर जस्ट सुपर, तो हमें चाहिए कि आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, बन सकते हैं, देखेंगे, मतलब कोई बात नहीं, मैं खुद पे काम कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमारा हिस्सा बन जाओ, मतलब आपका अपना जो है ना वो सिर्फ वैसा रहेगा, लाइक कहते हैं ना कि सिर्फ आप खबरें दोगे उस पर कि मैं वहाँ पर ये पढ़ाऊंगी, आप मेरी क्लास वहाँ ज्वाइन कर लेना, और आपका जो है ये आपका चैनल सिर्फ एक न्यूज़ टाइप का रह जाएगा, मतलब आप
हमारा पार्ट होंगे, जितने मर्जी पैसे आप बोलो हम आपको उतना पैसा देने को तैयार हैं, ठीक है। बट आपका चैनल मतलब हमारा ही चैनल होगा, आपका नहीं होगा, और पैसे जितने मर्जी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हमारी टीम का हिस्सा रहोगे टीचिंग एग्जाम्स में। मैंने कहा थैंक यू सो मच। बट भाई अचीवर्स मेरे लिए क्या है शायद कोई समझ ही नहीं सकता, और मैंने जीरो से इसको स्टार्ट किया था। मतलब अचीवर्स इज नॉट अकेडमी फॉर मी, अचीवर्स इज इमोशन फॉर मी। मतलब पैसा, मैंने कहा सर कुछ चीज़ें वैल्यूलेस होती हैं, मतलब आप नहीं समझ सकते हो, अचीवर्स मेरे लिए वैल्यूलेस है, ठीक है, किसी भी कीमत पर। मतलब आप मुझसे कोलैब करो, ठीक है, मैं आपके साथ भी पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई आप इतना बड़ा ब्रांड हो तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ पढ़ा सकती हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। राजस्थान के एग्जाम पढ़ा लेंगे आपके साथ, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है भाई, मेरे ऐप से राजस्थान बंद कर दूंगी, मैं इतना ही कर सकती हूँ। बट भाई मैं अपनी चीज़ों को स्टॉप करके और फिर दूसरे का हिस्सा बनूं, ये तो कतई कतई किसी भी कीमत पर नहीं होगा। मैंने कहा सर कुछ चीज़ें इतनी वैल्यूलेस होती है ना, मतलब कितना मर्जी कीमत लगा दो, अचीवर मेरे लिए एक इमोशन है, और ये कभी भी मतलब नहीं हो सकता ख़त्म, समझ रहे हो ना। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अचीवर्स को मैंने अपने हाथों से बनाया है, अचीवर्स को मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और 1 मिलियन तक लेके जाऊंगी, ये मेरा ड्रीम है, और मैं खुद लेके जाऊंगी सिर्फ तुम्हारे साथ। किसी के किसी भी पैसे से मुझे अपने अचीवर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बिकॉज ये मेरा बहुत बड़ा सपना है, अचीवर्स एकेडमी को ही 1 मिलियन पे लेके जाना है, ना कि किसी मिलियंस को देख के। मुझे तो खुद मेहनत करनी है, और मतलब ठीक है कोलैब अच्छी बात होती है, आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म से मिलो, 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं, हज़ारों मिलियन है उनके, ठीक है ना, 1-2 मिलियन वाले नहीं है, हज़ारों मिलियन वाले हैं वो, क्लियर, और हज़ारों चैनल है और हज़ारों मिलियन वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या है, और हज़ारों में ही उनके पास स्टाफ होगा, हज़ारों में ही टेक्निकल्स होंगे। तो मेरे को इस बात क्या चली थी, ये चली थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, कि तुम मुझे शेयर करो हम आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप इतना बेस्ट पढ़ा रहे हो, मतलब आप में कुछ, मैं अपने आप को तारीफ नहीं कर रही, उनके वर्डिंग थी कि भाई आप में बहुत अलग बात है, लेकिन यू आर टेक्निकल बिग ज़ीरो, आपका चैनल तो मैडम ज़ीरो है टेक्निकल, और यदि आप हमारे साथ मिल जाओगे तो पता नहीं आप कहाँ चले जाओगे, मतलब आपकी जो वो क्वालिटी है ना वो लोगों को पता ही नहीं है। मैंने कहा हमारे बच्चे हैं जिंदाबाद, वो पहुंचाएंगे आगे, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, तो तुम पहुंचाओगे भाई आगे। तो ये बात है रेसिप्रोकल वाली, भाई मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी, दिल लगा के पढ़ाएंगे, आज नहीं तो कल हम ही 1 मिलियन पे जाएंगे, सीधी सी बात है, और तुम बस अपना दिल से मेरे साथ पढ़ते रहो, और हम एक दिन 1 मिलियन पे जाएंगे। उस दिन तुम किसी स्कूल में हो, कहीं नौकरी पर होंगे, हम उस दिन लाइव साथ में इमोशनल होंगे 1 मिलियन के सेलिब्रेशन में, हम कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज अचीवर्स इज नॉट अकेडमी, दिस इज इमोशन फॉर मी, और इस पे आने वाले बच्चे को अचीव करवाना ही मेरा लक्ष्य है। तो भाई बात ये चली थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। तो बात क्या है इसमें, रेसिप्रोकल के अंदर जो है, इसके अंदर आपका सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन नहीं आएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन नहीं आएगा, यूनिवर्सल एथड। देखो अब यहाँ पर एक चीज को थोड़ा सा घुमा हुआ है, ये जो ऑप्शंस है, वैसे तो क्या होता है तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें ये दूंगा, तो दूसरी स्टेज होती है, ध्यान से देखेंगे वो दूसरी जो है अवस्था होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, इसको समझना है थोड़ा सा, ये कह रहा है द आइडिया ऑफ रेसिप्रोसिटी इन द गोल्डन रूल ऑफ की कैरेक्टरिस्टिक। गोल्डन रूल है यहाँ पर, इसने अच्छे वाला पॉइंट भी उठा दिया। और मतलब ये जो गोल्डन रूल है ना, गोल्डन रूल का मतलब आप लोगों के सामने अच्छा बन के दिखा रहे हो, ठीक है, आप लोगों के सामने बेस्ट बन के दिखा रहे हो, आप बहुत अच्छा बन रहे हो, तो भाई अच्छा बनना अच्छा बच्चा बच्चे वाली धारणा है, ठीक है, तो अच्छा बच्चा अच्छा बच्चे वाली धारणा है। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई, डी रहेगा, ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, अच्छा बच्चा बनने वाली धारणा। खाली ये क्वेश्चन ऐसे होता कि भाई तुमने मेरे लिए ये काम कर दिया, मैंने तेरे लिए ये काम कर दिया, तो दूसरी अवस्था में आता। लेकिन यहां पर इसने कहा गोल्डन रूल, आप अच्छा बनना है, तो थर्ड अवस्था के अंदर चला जाएगा, आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। एक टीचर शुड बी, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। हाँ, तो क्या करना चाहिए भाई, छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों को पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साह। ऐसे ऐसे ऑफर मेरे पास रोज आते हैं, मजाक नहीं है, एक नहीं कई आ चुके हैं, मतलब रोज ही आते हैं, बट हर किसी की एक ही कंडीशन होती है, अचीवर छोड़ के हमारे साथ ये नहीं मंजूर होगी कभी भी।
छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना। डिस्करेज स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर एरर देमसेल्फ, मतलब भाई बच्चों को डिस्करेज करो। डिस्करेज तो करना ही नहीं है बच्चों को, किसी भी सूरत में बच्चों को डिस्करेज नहीं करना है, हमेशा इंकरेज करना है, ठीक है। तो एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? डिस्करेज नहीं करना चाहिए। छात्रों द्वारा की गई भ्रांतियों को नजरअंदाज करें। भाई तुम्हारे अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शन आ जाते हैं किसी चीज में, तो तुम्हारे मिसकंसेप्शन को नजरअंदाज नहीं करूंगी, नजरअंदाज करूंगी तो तुम उसी भ्रम के अंदर रह जाओगे, तो तुम्हारा भ्रम जो है दूर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं करेगा टीचर। छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करो, और मजबूत करूं, तुम किसी गलत फहमी में हो और मैं और मजबूत कर दूं, हाँ ये तो सही है ऐसे ही रहो, तो ऐसा भी नहीं है। छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए उनको स्कैफोल्डिंग करो। बस भाई अच्छे अध्यापक का यही काम है कि तुम कहां गलत हो तुम्हें वहां गाइड किया जाए और स्कैफोल्ड करें, मतलब तुम्हें समझाएं, चीजों को मैनेज करें। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, सीता साइकिल चलाने से पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना चाहती है। सीता कहती है भाई, सीता कहती है साइकिल चलाने से पहले मेरे पास कुछ प्री एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब साइकिल चलाने के, कैची मार चलाती थी मैं, दीवार के साथ में डंडे पे चलाती थी, मैं नहीं सीता की बात कर रही हूँ। तो सीता कह रही है भाई मैं थक गई हूँ, मैं ना तो कैची मार चलाऊंगी ना ही डंडे पे बैठ के चलाऊंगी, मैं तो एक्टिवा लेऊंगी, तेरी काली एक्टिवा, स्कूटर चलाऊंगी मैं, ठीक है। तो स्कूटर चलाने के तरीकों में वो कहती है मैं चेंज करूंगी, मैं संवर्धन करूंगी, ध्यान से देखो, चेंज करूंगी। चेंज क्या होता है? चेंज होता है अकोमोडेशन, ठीक है। चेंज क्या होता है? अकोमोडेशन। यदि वो ये कहती कि मैं साइकिल इस तरीके से नहीं, मैं तो साइकिल उस तरीके से चलाऊंगी, तो वो असिमुलेट करती, ठीक है। तो वो क्या करती? असिमुलेट करती। वो कहती है मैं साइकिल नहीं, मैं तो काली एक्टिवा चलाऊंगी, तो वो क्या कर रही है भाई? अकोमोडेशन कर रही है। तो आंसर रहेगा सी। चलो नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ अर्जित करते हैं। ये बहुत ज्यादा फेमस स्टेटमेंट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को अर्जित करते हैं, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है जीन प्याजे की, ठीक है। नहीं, ये जीन प्याजे की स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है भाई? ये स्टेटमेंट है आपकी जीन प्याजे की। आंसर रहेगा सी। नहीं, यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तुमने इतने हिंट दे दिए, एक भी नहीं है उसमें से, ठीक है। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। सो गाइज होप सो आपको चैप्टर वाइज सीरीज सही लगी। ये अपना पहली क्लास थी और इसके अंदर कोशिश करेंगे हम वो ही यूनिक से क्वेश्चंस करेंगे, लाइक जो डिफरेंट हैं, जो अब तक हमने कम डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपको ध्यान रखना है। और इस क्लास का टाइम होगा नियर अबाउट मतलब 11:30 से 12 के बीच, ठीक है। 11:30 से 12 के बीच जो है इसका टाइम होगा। शेड्यूल कर दूंगी मैं 11:30 पौने 12, मतलब यही 11:40 के आसपास मैं शुरू कर दिया करूंगी। तो आपका टाइम शेड्यूल कर दूंगी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्या करना है भाई? मंडे टू फ्राइडे आपको लाइव आना है इसी वक्त पर। और चैप्टर वाइज सीरीज का ये पहली क्लास थी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, आज डे 1 था इसलिए। और तो बाकी बच्चे भी प्रेजेंट हो जाना कल तो शनिवार है वैसे, बट कोई बात नहीं, कल भी ले लेंगे, है ना। चलो बाय बाय, और रात को मिलेंगे पेडागोजी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। हाँ आप बनाते हैं, एकेडमी का नाम नहीं बताया करते निकम्मे, एक थोड़ी ना है, 5-6 का रखा है मेरे पास ऐसा ऑफर, एक का थोड़ी ना रखा है, तो एक का क्या नाम बताऊं? है 5-6 हैं, 5-6 का नाम बताऊं? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। और अभी एक वीडियो बनाती हूँ मैं HPSC PGT इंग्लिश के सब्जेक्टिव एग्जाम के बारे में, ठीक है, अभी बनाते हैं 10 मिनट बाद। चलो बाय बाय।